Hello everyone. Good morning everybody. संडे 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 आ गया संडे। आज तो करियर लॉन्चर का वेबिनार है। संडे को तो करियर लॉन्चर का वेबिनार होता है। वेट करते हैं कुछ लोग अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं। वेट करते हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बड़ा मजेदार सेशन होने वाला है आज। काफी रेंज ऑफ स्टूडेंट्स आए हैं आज। 9th के भी स्टूडेंट हैं, 10th के भी स्टूडेंट हैं। सबके लिए हेल्पफुल होगा। सबके लिए हेल्पफुल होगा ये। गुड मॉर्निंग अयान। बस वेट करते हैं, 2 मिनट में शुरू करते हैं इसको। सेशन के बाद सबको गिफ्ट भी मिलेगा। सेशन के बाद सबको एक गिफ्ट भी मिलेगा। गिफ्ट कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। बस बेटा इसको मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स में खत्म करेंगे। इसको आज मैक्सिमम 45 मिनट्स में खत्म कर देंगे। डिपेंड करेगा अभी ऑडियंस कितना रिस्पॉन्सिव है। अगर जितनी जान मैं झोंक रहा हूँ उतनी जान मेरी ऑडियंस भी झोंक दे, मजा आ जाएगा सेशन में। वैसे मेरी तबीयत खराब है, 2-3 दिन से काफी मेरी तबीयत खराब चल रही है। गाइस प्लीज ध्यान रखो तबीयत का। बहुत ही गंदा मौसम चल रहा है अभी, ट्रांजिशन हो रहा है, तो तबीयत का ध्यान रखो। सबके सब एग्जाम्स भी चल रहे होंगे कुछ बच्चों के, तो प्लीज यार प्लीज टेक केयर। जान है तो जहान है ना। हेल्थ इज वेल्थ। बिल्कुल राज। थैंक यू गाइस। ओके ओके। अहम पठति। संस्कृत एग्जाम। पठति पठत पठंती। हिंदी एग्जाम। निबंध लेखन कीजिए। क्या क्या चीजें हैं गाइस। आप लोग अपने आप को ना कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलो। आप अपने आप की तारीफ करो कि आप लोग इतनी सारी चीजें पढ़ पाते हो एक साथ में। इट्स अ बिग अचीवमेंट। बहुत बड़ी अचीवमेंट है बीइंग अ स्टूडेंट। गाइस पढ़ना बहुत मुश्किल है। लोग बोलते हैं ना कि पढ़ना ही तो है सिर्फ, है ना। सुनते हैं हम लोग यार सिर्फ पढ़ना ही तो है तुम लोगों को, तुम वो भी एक काम नहीं करते हो। अरे भैया पढ़ना ही है, वो बहुत बड़ा मेहनत का काम है वो। इट्स लाइक अ पहाड़ तोड़ना। पहाड़ तोड़ने के बराबर है वो। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं जिनका उनका एसएस का एग्जाम है। हाँ 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 ठीक है, आज का सेशन देख लो। क्या पता एसएसटी के लिए कुछ कुछ चीजें मिल जाएं तुमको। तो पढ़ना बहुत मुश्किल है भाई, पढ़ना बहुत मुश्किल है। हर किसी के बस की बात नहीं है, वरना हर कोई साइंटिस्ट हर कोई बन जाता, हर कोई नासा में होता। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बस 20 पार्टिसिपेंट्स हो जाएं उसके बाद शुरू करते हैं। 2 पार्टिसिपेंट और आ जाएं फिर शुरू करते हैं इसको। फिर धीरे धीरे बच्चे आते जाते हैं। वो लेट लतीफ होते हैं ना कुछ, कि अभी संडे का है तो थोड़ा आराम से उठते हैं हम लोग, है ना।
चलो ऑल राइट, ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग गाइस, शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ वॉलंटियर्स चूज करूंगा, उसमें एक वॉलंटियर मैं चूज कर रहा हूँ, हेत ध्रुव। हेत, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो बेटा? यस सर। ओके, ऑल राइट, कीप इट दैट वे। एंड आई वांट वन मोर वॉलंटियर, वन मोर वॉलंटियर, रेज योर हैंड, फटाफट फटाफट। कोई है, कोई है? मैं पकड़ लेता हूँ फिर। एक मिनट, आया, कोई आया। नो 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 नो, राज, राज शाह, राज शाह, राज शाह। चलो अनम्यूट कर लो अपने आप को गाइस, राज शाह और हेत ध्रुव। सो दीज आर द टू वॉलंटियर्स, और अभी थोड़ी देर में हम लोग कुछ एक चीज करने वाले हैं, बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन फ्रॉम माय साइड। आई वेलकम यू ऑल टू दिस वंडरफुल सेशन। वेबिनार के अंदर मैं बहुत ज्यादा स्वागत करता हूँ आपका, दिल से स्वागत करता हूँ मैं। और मेरा नाम है नेत्रपाल सिंह, आई एम फ्रॉम IIT कानपुर। एरोस्पेस इंजीनियरिंग मेरा स्पेशलाइजेशन है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग मैंने की हुई है। एंड आई लव प्लेन्स, आई लव डिजाइनिंग प्लेन्स, प्लेन के साथ में खेलना, प्लेन की थ्योरीज पढ़ना, प्लेन को प्रैक्टिकली देखना, बनाना, इंजन से रिलेटेड बातें करना, ये काफी मुझे पसंद है। एंड देयर इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, जिसको बोलते हैं टीचिंग। सो मैं बाय हार्ट टीचर हूँ। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स है करियर लॉन्चर में, उनके साथ में पर्सनली अटैच्ड हूँ, काफी ज्यादा मुझे मजा आता है पढ़ाने में, और बच्चों को भी इक्वली रिस्पॉन्स देने में मजा आता है मेरे साथ में। So this is who I am and this is what I love. Teaching is both my passion and profession. दोनों चीजें हैं मेरी, ये पैशन भी है और मेरा प्रोफेशन भी है। आज के सेशन में हम लोग बहुत ही छोटी छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो, जिसको अगर हम फॉलो करते हैं, दिल से फॉलो करते हैं ना गाइज, आई एम प्रीटी मच श्योर जो बच्चा 30-35 की रेंज में चल रहा होगा अभी, जिसने पूरे साल कुछ नहीं करा है, लॉकडाउन में उसने सिर्फ फाफे ही मारे हैं, मतलब खाली मस्तियां ही मारी हैं उसने अगर लॉकडाउन में, तो भी आराम से वो बच्चा अगर ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगा, आई एम प्रीटी श्योर उसके 60-70 के आसपास में मार्क्स आ सकते हैं बहुत आसानी से। जो बच्चा एवरेज वाला स्टूडेंट है, जिसके मान लो 70s या 80s के आसपास में मार्क्स आते हैं, वो ये स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके सीधा 70s 80s 90s में अपने कदम रख सकता है, पदार्पण कर सकता है, वो नई दुनिया में जा सकता है वो। और जो बच्चा ऑलरेडी अच्छी खासी प्रिपरेशन कर चुका है, जिसने पूरे साल मेहनत करी है, उसको भी ये सेशन बहुत काम आने वाला है, क्योंकि एंड में मैं बात करने वाला हूँ पेपर राइटिंग कैसे करनी है, पेपर लिखना कैसे, और उसमें क्या क्या चीजें हमको ध्यान में रखनी है। उसके लिए मैं सैंपल पेपर भी दिखाऊंगा, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, पूरा एनालिसिस करेंगे हम लोग, और वो सारी की सारी डिस्कशन हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं, इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। वॉलंटियर जो मैंने लेके रखे हुए हैं, हेत और राजशाह। गाइस अभी आपके स्क्रीन पे एक नेक्स्ट स्क्रीन आने वाला है, नेक्स्ट स्लाइड आने वाली है। What I want is, I want you guys to read it as quickly as possible. जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट पढ़ना है। सबसे पहले राज शाह पढ़ेगा। राज, आर यू रेडी? राज, can I have a yes or no? Are you ready, राज? सर उसका पहले मैसेज आया था, उसका इंटरनेट स्लो है और लैग हो रहा है, तो आप किसी और को ओके चूज कर लो। ओके ओके, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मेरे साथ ही कर लो। हेत, हाँ सर। चलो आप आपसे शुरू करते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जो भी चीज दिखने वाली है ना, उसको जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट पढ़ना है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। रेड ग्रीन ब्लू येलो पिंक ऑरेंज ब्लू ग्रीन ब्लू व्हाइट ग्रीन येलो ऑरेंज ब्लू व्हाइट ब्राउन रेड ब्लू येलो ग्रीन पिंक येलो ग्रीन ब्लू रेड। ठीक है, और कोई पढ़ना चाहेगा जल्दी, इससे भी फास्ट, इससे भी फास्ट कोई पढ़ना चाहेगा? है कोई? शीतल, शीतल ट्राई करना चाहोगे बेटा? जल्दी 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 जल्दी। रिद्धि, रिद्धि रिद्धि, रिद्धि ट्राई करेगी? दिशा, आदित्य, प्रियंका, बहुत सारे बच्चे हैं।
अच्छा यार बच्चे, ओके 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 ओके, देव पटेल, यस 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 यस, देव पटेल प्लीज कंटिन्यू, बोलो बेटा, चलो शुरू करो। Okay, sir. हम्म, Red, green, blue, yellow, pink, orange, blue, green, blue, white, green, yellow, orange, blue, white, brown, red, blue, yellow, green, pink, yellow, green, blue, red. ठीक है, ऑल राइट। सो कितना आसानी से हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है, जबकि इस वाले सेशन में हुआ क्या, इस वाली स्लाइड में हुआ क्या है, रेड कलर है तो रेड कलर से ही उसको डिनोट करके रखा हुआ है, ग्रीन कलर है तो ग्रीन ही लिखा हुआ है उसके नीचे, ब्लू है तो ब्लू ही लिखा हुआ है। अभी नेक्स्ट स्लाइड आने वाली है, उसको जरा फास्ट पढ़ के दिखाना, देखते हैं कितना फास्ट पढ़ पाते हो। हित, गो अहेड। रेड ग्रीन ब्लू येलो पिंक ऑरेंज ब्लू कलर ग्रीन, बताना है, सिर्फ रीड द कलर, रीड द कलर ओनली, सिर्फ कलर रीड करो। ग्रीन येलो व्हाइट पिंक ऑरेंज ब्लू रेड येलो ग्रीन ब्लू रेड ब्लू ग्रीन रेड पिंक ब्लू येलो पिंक ग्रीन ऑरेंज रेड ब्लू ऑरेंज रेड ग्रीन। ठीक है, ठीक है। तो वो पिछला वाला रीड करना ज्यादा आसान था या फिर ये वाला रीड करना ज्यादा आसान है? सर वो पिछला वाला। सॉरी, एक्सक्यूज मी। देव, यस, आप पढ़ो, आप पढ़ो, ओनली ओनली कलर्स। इसके पीछे का रीजन आई विल टेल यू व्हाई वी आर डूइंग दिस। देव, देव क्विकली बेटा। Green, yellow, white, pink, orange, blue, red, yellow, green, blue, red, blue, green, red, pink, blue, yellow, pink, green, orange, red, blue, orange, red, and green. यस, देखो कितना मुश्किल होता है ना ऐसा पढ़ना, क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ एक चीज बैठी हुई है कि भैया पढ़ रहे हैं आरईडी तो आरईडी पढ़ लेंगे सीधा। अगर वो डिफरेंट कलर से होगा तो हमारे दिमाग में कुछ और चीजें बनी हुई है, हमारे दिमाग में हमारा याद करने का जो तरीका है इट इज डिफरेंट, हमारा देखने का तरीका वो भी डिफरेंट है। दिमाग हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और वो मैं अभी कुछ 2-5 मिनट में अभी सेशन में प्रूव करने वाला हूँ कि कैसे कैसे हमारा दिमाग हमको धोखा देता है, और कहाँ हम लोग एज अ स्टूडेंट, बीइंग अ स्टूडेंट, हम लोग मार खा जाते हैं बहुत जबरदस्ती। हमारी हालत खराब हो जाती है और पता चलता है कि हमारा पूरा पेपर ही खराब हो गया है। सो ये जो एक्सरसाइज थी वो चीज ये दर्शाती है बच्चों कि हमारा दिमाग एक्चुअली में इट इज नॉट सो प्रोएक्टिव जितना हम समझते हैं। अभी इससे पहले वाली स्लाइड तो हमने कितना फास्ट पढ़ लिया, क्योंकि कलर भी वही था और लिखा भी वही था, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड जब आई है तो उसमें लिखा कुछ और है और कलर कुछ और है, तो हमारा दिमाग अभी प्रोसेस करने में टाइम लगा रहा है, अभी प्रोसेस करने में टाइम लगा रहा है, और वो चीज हम लोग एग्जाम में देखने वाले हैं। जब लास्ट के सेशन में मैं एग्जाम्स की बात करूंगा तब इस स्लाइड के बारे में आगे बात करूंगा। सो स्टे विद मी, दिस इज माय टीम, ये हमारी टीम है यहाँ पर करियर लॉन्चर की। रोहन सर, ही इज द हेड मेंटर, यहाँ पे साइंस और मैथ्स पढ़ाते हैं सर। प्रशांत सर हैं, इंग्लिश के हेड फैकल्टी हैं। कुंदन सर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हुए हैं सर ये यूनिवर्सिटीज में, एंड ही इज द मैथ्स फैकल्टी, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज वी हैव। विक्रम सर हैं जो एसएसटी के बहुत बड़े धुरंधर हैं। सर के अंडर में काफी सारे बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाल चुके हैं, काफी सारे बच्चे पास आउट हो चुके हैं। एंड फाइनली दिस इज मी, मैं यहाँ पर लेटेस्ट एडिशन हूँ इस टीम में। आई एम फ्रॉम आईआईटी कानपुर, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। एंड इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ये 6 पॉइंट्स की। सबसे पहला पॉइंट होगा, हम लोग देखने वाले हैं कि टॉपर्स जो प्रीवियस ईयर के रहे हैं वो क्या बोलते हैं, उनका क्या कहना है, वो क्या कहते हैं। कन्वेंशनल लर्निंग की प्रॉब्लम्स क्या थी जो हम लोग आज तक करते आए हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या क्या कन्वेंशनल लर्निंग होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नई मेथोडोलॉजी में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो और कन्वेंशनल मेथड से थोड़ा सा दूर हट के चीजों को याद कर सकते हैं। टाइम कीपर्स विल विन, जो भी टाइम को बचाएगा, टाइम के साथ खेलेगा, टाइम को संभाल के रखेगा, दे विल विन एंड ही विल विन। वी हैव टू टारगेट एवरी सब्जेक्ट, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली मैं बताऊंगा डूम्स डे का कंडक्ट कैसा होना चाहिए, इसका मतलब एग्जाम डे पे हमको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए और क्या क्या चीजें हमको करनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद टॉपर स्पीक। टॉपर्स क्या बोलते हैं, देखो ये है 2018 की एक टॉपर है, दिस इज नंदिनी गर्ग। नंदिनी गर्ग, बच्चों आप समझो हर साल कम से कम नहीं तो 10-15 लाख बच्चे टेंथ बोर्ड का एग्जाम देते हैं। काफी सारे बच्चे हैं ये, काफी सारे बच्चे हैं ये, उसमें से सिर्फ इक्का दुक्का 4 लोग 5 लोग ही टॉपर बन पाते हैं।
पर वो कर रहे हैं, बाकी सारे बच्चों का क्या हुआ, बाकी सारे बच्चे क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो एक प्रॉब्लम है, वो एक प्रॉब्लम है कि नहीं है भाई? कुछ बच्चे हैं जो आपके साथ ही, इनको देखो एक बार ध्यान से देखो, इनको क्या, इनके पास कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको नजर आती है इनको देखने के बाद में? भाई इनके पास में भी सेम मुंह है, इनके पास में भी एक नाक है, दो दो आंख है, दो कान है, बाल है, और सेम सेम चीज हमारे पास में भी है। बट हम लोग यार 99% तक नहीं पहुंच पाते, हम लोग 99.9% तक नहीं पहुंच पाते, हम लोग 500 में से 499 मार्क्स, मतलब आपको सिर्फ 1 मार्क्स का लॉस हुआ है। इतना भारी स्कोर ये हम नहीं ला पाते हैं, ये बच्चे लेके आ रहे हैं, तो क्या ऐसा स्पेशल कर रहे हैं? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो स्पेशल कर रहे होंगे। अब जैसे ये नंदिनी गर्ग बोलती है कि मेरे सक्सेस का मंत्र है कि भैया मैं तो एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ के जाती हूँ, और अच्छे से मैं पढ़ के गई थी तो मेरे 499 मार्क्स आए हैं। और हमें पता है यार, सिर्फ एनसीईआरटी बुक करने के बाद में 499 मार्क्स आना मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है फिशी सा है यार। एनसीईआरटी बुक से पढ़ने के बाद में 499 मार्क्स ऐसा कैसे हो गया? मतलब इंग्लिश में भी उसके फुल मार्क्स आए होंगे, साइंस में फुल मार्क्स, मैथ में फुल मार्क्स, एसएसटी में फुल मार्क्स, ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं है? थोड़ा सा डाउटफुल सा केस लगता है। सिमिलरली आदित्य जैन जो 2017 का टॉपर था, क्लास 12 का टॉपर है गाइस। क्लास 12 तो 10th क्लास से और भी ज्यादा मुश्किल होती है इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। सिलेबस के टर्म्स में सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट होता है, उसमें टॉप करना और अच्छे मार्क्स लेके आना बहुत मुश्किल का काम है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम है। तो ये बच्चे बोलते हैं कि यार हम 10-12 घंटे लगातार पढ़ने बैठते थे। यार इतना तो मेरा स्टूडेंट भी करता है, इतना तो हमारे स्टूडेंट्स भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, हमारे स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स के भी तो मार्क्स आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए यार? क्यों नहीं ऐसा होना चाहिए कि नेक्स्ट टॉपर अहमदाबाद से निकले? हर बार टॉपर सिर्फ राजस्थान से क्यों निकल रहा है? हर बार टॉपर केरला से क्यों निकल रहा है? हर बार टॉपर दूसरे सिटीज से क्यों निकल रहा है? Why is it Bombay? Why is it Bangalore? Why not Ahmedabad? Why not Ahmedabad? Why not गुजरात? गुजरात से क्यों नहीं निकल रहे टॉपर? यहाँ पे क्या ऐसी कमी हो रही है? यहाँ पे क्या पढ़ाने में अलग चीज हो रही है? या फिर ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो हम लोगों को पता नहीं है? ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो हम लोगों को पता नहीं हो? बाबूराव वाला ना सीक्रेट, सीक्रेट। तो आप लोगों के सामने एक एक्सरसाइज में रख रहा हूँ, इस एक्सरसाइज को देखना और मुझे बताना कि ये लाइंस जो आपको दिख रही हैं क्या वो सेम साइज की हैं? डू यू थिंक दीज लाइंस आर ऑफ सेम साइज? देखने में फर्स्ट हैंड इंप्रेशन क्या जाता है? फर्स्ट हैंड इंप्रेशन क्या जाता है यार? ये तो अलग अलग है, लाइंस डिफरेंट है। बीच वाली लाइन थोड़ी सी बड़ी लग रही है ना? इट लुक्स लॉन्ग, बड़ी लग रही है। ये भी थोड़ी सी बड़ी लग रही है, सबसे शॉर्ट लग रही है मुझे, शॉर्ट, ये मीडियम है और ये लॉन्ग लग रही है। ऐसा देखने में हमारा दिमाग किस तरीके से खेल करता ना गाइस, वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। वो है सीक्रेट जो हम लोगों को पता नहीं है, वो है सीक्रेट जो हम लोगों को पता नहीं है। नेक्स्ट देखना जरा यहाँ पर, यार ये तो सारी की सारी लाइंस एक जैसी ही थी, एक ही साइज था इनका भी। तीनों की तीनों लाइंस, चाहे वो शॉर्ट दिख रही थी, लॉन्ग दिख रही थी, मीडियम दिख रही थी, वो तीनों की तीनों लाइंस हम लोगों को दिख रही थी अलग अलग, अलग अलग साइज की। बट एक्चुअली में वो क्या है? सेम साइज की लाइंस है, सेम साइज की लाइंस है, सेम साइज की लाइंस है। नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज देखो, नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज देखो, ये वाली एक्सरसाइज देखो। यहाँ पर भी लग रहा है कि यार ये वाला लॉन्ग पोर्शन है, दिस इज द लॉन्ग पोर्शन, ये शॉर्ट पोर्शन है, ये छोटी लाइन लग रही है मुझे। देखने में भी ऐसे दूर से आप देखो इस चीज को तो आपको लगेगा ये छोटी लाइन है और ये बड़ी लाइन है। बट व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? देयर इज नो डिफरेंस। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि सर्कल को हमने ऊपर रखा हुआ और इस सर्कल को हमने नीचे की तरफ रखा हुआ, उसकी वजह से जस्ट एक पर्सपेक्टिव है। इट्स अ पर्सपेक्टिव विच आर ह्यूमन ब्रेन इज परसीविंग। हमारा दिमाग इस तरीके से देख रहा है उस चीज को, और जो हम एग्जाम में गलती करने वाले हैं वो गलती हम यहाँ ना करें, इसीलिए ये स्लाइड्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ और इसीलिए ये सेशन हो रहा है अपने सामने। तो ये दोनों लाइंस सेम है बच्चों, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों लाइंस के साइज में, दोनों लाइंस के लेंथ में। सिमिलरली ये वाला फिगर देखने पे हमें फर्स्ट हैंड इंप्रेशन ये जाता है कि यार ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो सर्कल है ना, दिस इज स्मॉल सर्कल, ये छोटा सर्कल है, और ये वाला सर्कल थोड़ा सा बड़ा सर्कल है, बिग सर्कल, ये वाला सर्कल बड़ा सर्कल है। डिफरेंस क्या था पता है? इस सर्कल के आसपास में मैंने काफी बड़े सर्कल्स डाल दिए हैं, तो कंट्रास्ट में कंपैरेटिवली मेरा दिमाग ऐसा सोचने की कोशिश कर रहा है कि यार ये सर्कल छोटा है और ये सर्कल बड़ा है, क्योंकि इस सर्कल के आजू बाजू में मैंने छोटे छोटे सर्कल्स डाल दिए। बट एक्चुअली में दीज टू सर्कल्स आर ऑफ सेम रेडियस, सेम रेडियस, सेम डायमीटर है, सेम सर्कमफरेंस है, एरिया भी उतना ही है इन लोगों का। दीज आर सेम सर्कल्स, सेम सर्कल्स, सेम सर्कल्स। फटाफट हेत 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 बेटा अभी नेक्स्ट स्लाइड में कुछ लिखा हुआ है, उसको 2 सेकंड में पढ़ना है। यू हैव टू रीड इट इन 2 सेकंड्स, ठीक है? 2 सेकंड में पढ़ना है और उसके बाद में हम लोग सीधा बोर्ड एग्जाम की तरफ घुसने वाले हैं। 2 सेकंड। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 गो।
पढ़ो, Paris in the spring. फिर से पढ़ो, Read in 2 seconds. Paris in the spring. फिर से पढ़ो, Read in 2 seconds. फिर से पढ़ो। Paris in the spring. यस, क्या मिस किया? एक बार द छोड़ दिया। 2 बार छोड़ दिया तूने, 2 बार छोड़ दिया। मतलब पहले भी तूने पढ़ा पेरिस इन द स्प्रिंग, वहां पे छूट गया था। दूसरी बार पढ़ा, फिर पेरिस इन द स्प्रिंग छूट गया, फिर तीसरी बार पढ़ा, फिर भी छूट गया। फोर्थ टाइम जब मैंने मेंशन किया है कि कुछ चीजें मिसिंग है, तब जाके तुम्हें याद आया कि यार यहाँ पे एक द यहाँ पे है और एक द यहाँ पे है। गाइस, ये चीज होती है हमारे साथ एग्जाम में। हम लोग क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं यार। हम लोग क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते ही नहीं है। हमको लगता है हमको सब आता है, हम भगवान है। हम क्वेश्चन ही नहीं देख रहे हैं ध्यान से। इस क्वेश्चन को ना, हर क्वेश्चन को कम से कम नहीं तो 2 बार उसको पढ़ो, अच्छे से पढ़ो उसको, क्वेश्चन को वर्ड बाय वर्ड। अगर प्रॉब्लम आती है ना तो वर्ड बाय वर्ड ऐसे उंगली लगा लगा के पढ़ो उसमें। पेरिस इन द स्प्रिंग, ऐसे 2 बार द है। नहीं तो पता है क्या होगा इस बीच में, अगर आप फास्ट रीड करने की कोशिश, नो डाउट फास्ट रीडिंग करना बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी, इट्स वेरी गुड। बट आप फास्ट रीड करते हो, उसमें कुछ चीजें स्किप हो जाती हैं, और कभी कभार कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्किप हो जाती है जिसके बारे में हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, और हमें लगता है यार ये तो क्वेश्चन गलत आ गया, ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन डाल दिया इसने, क्योंकि डेटा ही नहीं दिया, डेटा मिसिंग है। बट एक्चुअली में डेटा मिसिंग नहीं है, हम लोग पढ़ने में गलती कर रहे हैं। और ऐसा आप लोगों ने नोटिस किया होगा यार, कि आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन में करना क्या है। आप 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ो, तीसरी चौथी बार आप जब ध्यान से धीरे धीरे पढ़ोगे ना, तब क्लिक होता है, अबे इसमें तो ये पूछा था, ये तो बहुत आसान है, ये तो मुझे आता है, बिल्कुल कर सकता हूँ मैं इसको, बिल्कुल कर सकती हूँ इसको। सो प्लीज दिमाग में बिठा लो कि पेपर को अच्छे से रीड करो, गिव एम्पल टाइम टू रीडिंग। ये प्रॉब्लम हमारी बचपन से शुरू हो चुकी थी, हम लोग रीडिंग ही नहीं करते हैं। और अब तो आजकल क्या आ गया, इंस्टाग्राम आ गया भैया। इंस्टाग्राम, FB, स्नैपचैट, ये सब चीजें मोबाइल में लगे हुए हम लोग, मोबाइल्स में लगे हुए, मोबाइल्स में पढ़े जा रहे हैं दुनिया भर की चीजें यार। उसमें आंखों में स्ट्रेन होता है, आपकी आंखें इतना फास्ट चीजें स्किप नहीं कर सकती हैं। आपकी आंखें इतना फास्ट चीजों को मेमोराइज इन द सेंस कि वो फोकस नहीं कर सकती हैं, उसको भी टाइम लगता है। देयर इज अ लैग, देयर इज अ लैग। सो मोबाइल्स को जितना हो सके भैया थोड़ा तो दूर रखो, और जितना हो सके उतना ज्यादा किताबों में घुस जाओ। ढंग से पढ़ो चीजों को, ढंग से पढ़ो चीजों को, ढंग से पढ़ो। आई एम श्योर पेपर आपका 100% अच्छा जाएगा। एटलीस्ट जो बच्चे क्वेश्चंस छोड़ के आते थे ना, अब वो ट्राई करके आएंगे, वो ट्राई करके आएंगे, बिल्कुल ट्राई करके आएंगे। ऑलराइट, तो कन्वेंशनल लर्निंग की हम लोग बात कर रहे हैं, ये है कन्वेंशनल लर्निंग जो हम लोग करते हैं। देखने का तरीका हमारा गलत है, हम लोग चीजों को रटते हैं। द प्रॉब्लम इज हम लोग चीजों को रट लेते हैं। वे आप लोग क्या करते हो कोई चीज समझ में नहीं आई है, चलो इसको फटाफट रट लेते हैं, एटलीस्ट एग्जाम ही तो है, मार्क्स ही तो लाने हैं, उसमें मार्क्स आ जाएंगे। पर हर सब्जेक्ट में ऐसा नहीं चलता है। नो डाउट थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में चल सकता है, सोशल साइंस में हल्का फुल्का ये चल सकता है, हल्का फुल्का बायोलॉजी में चल सकता है, बट हर जगह पे रोट लर्निंग काम नहीं आने वाली है। देयर शुड बी अ गुड बैलेंस। लोग अगर बोलते हैं ना चीजों को रटो मत, ध्यान से समझो, मैं बोलता हूँ ध्यान से समझो भी, और जहां जरूरत पड़े वहां पे रटो भी, वहां पे रटो भी गाइस, वहां पे रटना भी पड़ेगा हम लोगों को। सो रोट लर्निंग, कन्वेंशनल लर्निंग गलत है, ये इसको नहीं करना चाहिए। हैफेज़र्ड स्टडी है अपनी, भाई कोई प्लान ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं बना के रखा हुआ हम लोगों ने, रैंडम कुछ भी पढ़ लेंगे हम लोग। आज उठे, मुंह उठा के ऐसे करके आंख खोल के हम लोग, चलो आज क्या करें, आज बायोलॉजी कर लेते हैं, आज बायोलॉजी पढ़ लेते हैं। थोड़ी देर हुई, उसके बाद में यार मजा नहीं आ रहा बायोलॉजी में, अब क्या करें, चलो थोड़ी बहुत मैथ्स कर लेते हैं। फिर उठे, यार मैथ्स में मजा नहीं आ रहा, चलो अभी क्या करें, अब थोड़ा बायोलॉजी के बाद में फिजिक्स देख लेते हैं, कुछ ये देख लेते हैं, कुछ वो देख लेते हैं। हैफेज़र्ड स्टडी है, कुछ रैंडमनेस, बहुत रैंडमनेस है, कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं है। देयर इज नथिंग सिस्टमैटिक इन दिस। तो वो सिस्टमैटिक चीजें नहीं है हमारी, दैट इज कन्वेंशनल लर्निंग। ये पुराने तरीके थे भैया, वो तब चलते थे, अब नहीं चलते हैं ये। कोई निमोनिक्स यूज नहीं करते हम लोग, कोई निमोनिक्स यूज नहीं करते। जैसे मान लो अभी इस क्लास के अंदर में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको निमोनिक्स का मतलब ही नहीं पता है। तो हम लोगों ने बचपन में क्या हुआ था, सोलर सिस्टम के 9 प्लैनेट्स के नाम याद करे थे।
मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ऐसे करके सिस्टमैटिक वे में हमने नाम याद करे थे। बट एट रैंडम अगर मैं किसी बच्चे को उठा के पूछूंगा तो वो भी शायद सीरीज बाय सीरीज मुझे सारे के सारे प्लैनेट्स का नाम नहीं बता सकता है। हाँ, अगर मैं उसको एक सेंटेंस सिखा देता हूँ जैसे क्लास 10th में हम लोगों ने क्लास 10th में यूजुअली क्लास के अंदर मैं बताता ही हूँ, जब हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे होते हैं तो निमोनिक्स बनाते हैं एलिमेंट्स को याद करने के लिए, पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए। आप सारे एलिमेंट्स एक साथ याद कर सकते हो, देयर इज नो डाउट, बट उसके लिए शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, निमोनिक्स होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें होती है। सो वो चीजें हम लोग कन्वेंशनल लर्निंग में नहीं कर रहे हैं। कन्वेंशनल लर्निंग में मतलब हम लोग निमोनिक्स नहीं बना रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस है, मेरे को तो सब आता है, मेरे को किसी टीचर की कहाँ जरूरत है, मुझे तो सब आता है, मेरे को अच्छे से आता है, मैं क्यों दोबारा से किताबें पढूं? एक बार मैंने किताब पढ़ ली, मेरे को समझ में आ गया, तो दूसरी बार मैं क्यों पढूं? ये ओवर कॉन्फिडेंस है, दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस। या फिर ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि भैया मुझे ही चीजें आती हैं, बाकी और किसी को नहीं आती, ये तुम्हारा भ्रम है। तुमको आता है, इट इज गुड, बट सिर्फ तुमको आता है, दैट इज अ मिथ, वो तुम्हारा भ्रम है बेटा। उस भ्रम से बाहर निकल जाओ, ओवर कॉन्फिडेंस से बाहर निकल जाओ। दुनिया में तुमसे भी बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं जो और भी बहुत बड़े बड़े काम करके बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े काम किए लोगों ने। 17 साल की उम्र में वो 16 साल की लड़की या 17 साल की लड़की ग्रेटा थनबर्ग यूनाइटेड नेशंस की एम्बेसडर बनी हुई है, एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट। सोचो, 17 साल की लड़की, 17 साल की लड़की, और हम तो अभी कहाँ पर ही हैं, 10वीं क्लास के बच्चे हम लोग अभी कहीं पर है, कुछ करने की उम्मीद में ही नहीं है हमारी। तो अभी कोई ऐसा नहीं कि हम लोग नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई काम कर रहे हैं। सो ओवर कॉन्फिडेंस से दूर रहो, उससे बचना है अपने को। सेल्फ लिमिटेशन, यार मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मेरे तो इतने ही मार्क्स आते हैं। बैरियर बना के रखा हुआ हम लोगों ने अपने लिए, यार नहीं मेरे से तो नहीं हो पाएगा, यार मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, मेरे तो इतने ही मार्क्स आते हैं। मतलब मेरी तो क्लास में इमेज ही बनी हुई है कि मैं तो क्लास का मस्तीखोर बच्चा हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ ही नहीं। अरे बाबा उसको तोड़ो, ब्रेक योर शैकल्स, पैरों से बंधन तोड़ डालो, ये लिमिटेशंस हटा डालो। ये लिमिटेशंस किसी ने नहीं बनाए हैं, ये आपके दिमाग ने बनाए हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, योर माइंड इज योर बिगेस्ट फ्रेंड एज वेल एज इट्स योर बिगेस्ट फो। दुश्मन भी वही है सबसे बड़ा, और दोस्त भी वही है। तो आपको दिमाग को किस तरीके से रखना है और किस तरीके से मैनेज करना है, इट इज अप टू यू। ये लिमिटेशंस है हमारी कि हम लोग यार एवरेज है, हमसे नहीं हो पाएगा, ये मेरे तो इतने ही मार्क्स आते हैं। फिर एक चीज आती है यार, टाइम नहीं बचता, ये प्रॉब्लम है, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। एग्जाम लिखते टाइम में, सर एग्जाम तो मैं लिखती हूँ या लिखता हूँ, बट मेरे पास टाइम ही नहीं बचता सर, पेपर छूट जाता है, पेपर छूट जाता है। पता है ये क्या चीजें शो करता है? दीज आर सम क्वालिटीज दैट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम योर साइड, कि आप टाइम मैनेज नहीं करते हो, आपकी जिंदगी में सिस्टमैटिक कुछ भी नहीं है, आपका कोई क्लियर गोल नहीं है, आपका कोई फोकस नहीं है। ये क्वालिटीज हैं जो इन सब बहानों से निकल के आती है। जब आप बोलते हो ना टाइम नहीं बचता है, तो ये क्वालिटीज आप दर्शाते हो। दिस इज कन्वेंशनल लर्निंग। ये कन्वेंशनल मेथड्स है जो पुराने जमाने में हम लोग करते थे, ये सब चीजें हो जाती थी क्योंकि उस टाइम पे कंपटीशन नहीं था। अब कंपटीशन है गाइज, अब बहुत ज्यादा कंपटीशन है। इनफैक्ट नॉलेज इतनी ज्यादा है, आप लोग तो खुद ही देख रहे हो, यूट्यूब पे, जूम पे इतनी सारी क्लासेस होती हैं, वेबिनार्स इतने सारे होते हैं, और इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है इंटरनेट में कि आप घर में एलेक्सा लगा के बोलते हो, एलेक्सा व्हाट इज द डेट एंड टाइम टुडे, एलेक्सा व्हाट इज द वेदर टुडे, एलेक्सा हाउ टू स्टडी। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यार बोलने से मिल जाती है। आज से कुछ साल पहले तो ये सब चीजें थी ही नहीं, कोई सोच भी नहीं सकता था ये सारी चीजों को। सो द गेम हैज चेंज्ड, चीजें बदल चुकी हैं, तो हमको भी अब बदलना पड़ेगा, अब हमको भी बदलना पड़ेगा अपने आप को। इससे बचे कैसे, कन्वेंशनल लर्निंग से हम लोग बचे कैसे? व्हाट इज द इवैक्यूएशन प्लान? इवैक्यूएशन प्लान, इवैक्यूएशन प्लान इन द सेंस, घर में जब आग लगती है ना, तो उधर पे फायर एग्जिट लिखा होता है, किसी किसी बिल्डिंग में फायर एग्जिट लिखा होता है, भागने के लिए, बचने के लिए, कि बचना है हम लोगों को। नाउ वी हैव टू रन अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। ये सिचुएशन है, प्रॉब्लम्स है, बेकार है, इनसे बाहर निकल के हमें वी हैव टू टेक ओवर देम, इनको टेक ओवर करना हम लोगों को। तो सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बढ़िया और सबसे सिंपल है, नोट्स बनाओ। अपने नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ, खुद की राइटिंग में नोट्स बनाओ, जेरोक्स मत मारो यार। देखो कुछ बच्चों की आदत होती है, यार अपनी क्लास में ना ये लड़की है या ये लड़का है, इसके नोट्स बहुत अच्छे हैं, तो फटाफट जाओ उसके नोट्स लेके और उसके जेरोक्स करवा लो, उसी से हम लोग पढ़ लेंगे। अरे भैया तुम्हारे नोट्स बनाओ, दूसरों के नोट्स पे मत जाओ, क्योंकि उसने जो चीजें समझी हैं वो उसके हिसाब से समझी है, उसके दिमाग का लेवल अलग है, आपके दिमाग का लेवल अलग है बेटा। आपको अपने नोट्स खुद के बनाने हैं, ताकि आपका जो दिमाग है ना, जो पिक्चर मेमोरी पे काम करता है,
पिक्चर मेमोरी, यू नो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, यार हमने कभी बचपन में ऐसा ग्रीनलैंड वाला चैप्टर पढ़ा था, एसएसटी में ग्रीनलैंड का चैप्टर आता था, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे पानी की फोटो थी और आइस की फोटो थी, ऐसा कुछ कुछ याद रह जाता है, ऐसा कुछ कुछ याद रह जाता है। जैसे क्लास 10th के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें यार पेज कुछ है 160 190 के आसपास में, रिफ्रैक्शन की कहानी है और प्रिज्म की एक फोटो राइट हैंड साइड में लगी हुई है, उसमें रेनबो बना हुआ है, वो दिमाग में आ जाता है अपने को। जैसे ही हम लोग इस चीजों की बात सोचते हैं तो हमारे दिमाग में वो पिक्चर सामने आ जाती है। कहने का मतलब ये कि दिमाग पिक्चर्स में ज्यादा याद रखता है चीजों को रादर देन लिखा हुआ। आपको ये नहीं पता होगा कि उस पिक्चर के नीचे क्या लिखा हुआ, लेकिन जरूर आपको ये पता है कि हाँ भाई वहां पे पिक्चर है। राइट हैंड साइड का पेज होगा बुक के अंदर और राइट हैंड साइड के पेज में बीच में कहीं पर एक प्रिज्म की फोटो लगी हुई है। तो ये दिमाग में बैठ जाती है चीजें, ये दिमाग में बैठ जाती है चीजें, और ये तब होती है जब आपने खुद के अपने नोट्स बनाए हैं। तो एक ही नोट्स बनाओ, साइंस के बनाओ, मैथ्स के बनाओ, जितने भी सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, व्हाटएवर योर सब्जेक्ट्स आर, उन सबके नोट्स बनाओ, अपनी राइटिंग में बनाओ एंड रिवाइज देम, उन्हीं से पढ़ो। सो गुड नोट्स दे विल ऑलवेज हेल्प यू। एंड किसी ने बोला नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है यार इंग्लिश में ही बनाओ सिर्फ, आप वो इंग्लिश की जगह पे जो वर्ड समझ में नहीं आ रहा उसी पॉइंट पे आगे करके लिख दो हिंदी में, उसका मीनिंग हिंदी में लिख दो। जैसे आपको याद होता है आप वैसे लिखो, जैसे आपको याद होता है वैसे लिखो, कहीं भागो मत किसी के पीछे, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। गुड नोट्स दे विल ऑलवेज हेल्प। सिस्टमैटिक अप्रोच रखनी है हमेशा। पढ़ाई के बारे में सोचते टाइम हमें हमेशा दिमाग में रखना है कि भैया मेरी अप्रोच सिस्टमैटिक होनी चाहिए। द अप्रोच शुड बी सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक इन द सेंस कि मुझे पता होना चाहिए पूरे महीने में मैं किस किस तरीके से क्या क्या स्ट्रैटेजी लगा के साइंस को खत्म करने वाला हूँ। पहले साइंस के कितने चैप्टर्स में लेने वाला हूँ, फिर उसके बाद में साइंस के कौन से चैप्टर खत्म करूंगा, फिर उसके बाद में मैथ्स कब शुरू करूंगा, मैथ्स के कितने चैप्टर हैं, कौन से चैप्टर को कब पढ़ना है, किसमें कितना ज्यादा टाइम देना है, कितना कम टाइम देना है। ये सारी चीजें आपके सिस्टमैटिक वे में आ जानी चाहिए। देयर शुड बी अ सिस्टम, सिस्टमेटाइज योरसेल्फ, सिस्टम बनाओ, एक प्रॉपर सिस्टम बनाओ कि भैया पूरे दिन में अगर कोई भी मेरे को देख रहा है ना, और मेरा टाइम है अगर मान लो 10 बजे, सुबह 10 बजे से दोपहर के 12 बजे तक मेरे को फिजिक्स ही पढ़ना होता है, तो मैं फिजिक्स ही पढ़ता हुआ नजर आऊंगा, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए। तो सिस्टमैटिक अप्रोच हमको रखनी है। हैफज़र्ड और रैंडम मैनर में प्लीज कभी मत पढ़ाई करो। इससे आप अपने दिमाग को और भ्रष्ट बना रहे हो, करप्ट बना रहे हो, उसको इसको ट्रेन बिल्कुल नहीं कर रहे हो। जितना दिमाग को अच्छे तरीके से ट्रेन करोगे दैट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू। सो ऑलवेज हैव अ सिस्टमैटिक अप्रोच, हैव अ प्लान एंड टाइम, फिक्स्ड टाइम, टाइम टेबल, एक टाइम टेबल बनाओ, एक प्लान बनाओ, प्रॉपर प्लान के साथ में चलो। प्लान होगा तो बिल्कुल आप आराम से कुछ भी चीजें कर सकते हो। और वो टाइम टेबल बनाना भी मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ। आई विल टेल यू हाउ टू मेक द टाइम टेबल, टाइम टेबल भी बनाना सिखाऊंगा मैं। प्लान बनाओ, प्रॉपर प्लान बनाओ कि मान लो भाई मेरे पास में लेट्स सपोज साइंस है, साइंस में अपने पास में 14 चैप्टर्स हैं टोटल, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को मिला के, या 10 चैप्टर्स हैं या 12 चैप्टर्स हैं। तो वो 12 चैप्टर्स को तोड़ के आप कितने दिनों में खत्म करने वाले, वो एक प्लान बनाओ। देयर शुड बी अ प्लान, टाइम टेबल, किस किस दिन में किस किस टाइम पे ये चीजें खत्म करोगे, वो टाइम टेबल में बनाना है अपने को, ये चीजें फॉलो करनी है। निमोनिक्स यूज करो गाइस, निमोनिक्स यूज करो। जैसे निमोनिक था एक, माई वेरी एजुकेटेड mother just showed us 9 planets. My very educated mother just showed us 9 planets. भाई ये जो सेंटेंस है ना, इसको याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस 9 planets, मेरी एजुकेटेड मदर ने अभी जस्ट मुझे 9 planets दिखाए हैं, इसका मीनिंग ये निकलता है। बट इसके पीछे हिडन चीज क्या है पता है? इसका हर लेटर, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर, इट विल टेल यू द फर्स्ट लेटर ऑफ द प्लैनेट इन सीरीज फ्रॉम सन, स्टार्टिंग फ्रॉम सन। सन से शुरू होता ही जो फर्स्ट प्लैनेट आता है वो आता है मर्क्यूरी। सन के पास में सबसे पहला प्लैनेट है मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी का एम यहाँ पर है, वीनस का वी यहाँ पर है, अर्थ का ई, मार्स का एम, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून एंड प्लूटो। मेक सम स्टोरीज बनाओ चीजों को याद करने की। आई एम श्योर आपको ये सब चीजें बहुत हेल्प करने वाली एग्जाम्स के अंदर, खासकर जब आप रिएक्शंस की बात कर रहे होंगे। और अभी तो आप 10th क्लास में, तो आपको फिर भी थोड़ा बहुत चीजें याद करने को मिल रही हैं, खास जैसे कि जो अपना चैप्टर है
पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला, उसमें आपको ये काम आ जाएगा, निमोनिक्स वाला पोर्शन। फिर बायोलॉजी वालों को ये काम आ जाएंगी चीजें, और फिजिक्स में भी ये चीजें काम आने वाली हैं अपने को। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, रे डायग्राम्स को रट के जाते हैं, तो वहां पर भी आप अपनी स्टोरीज बनाओ, आइदर यूज निमोनिक्स और मेक सम स्टोरीज, कोई रैंडम वियर्ड स्टोरीज बनाओ यार। स्टोरीज बना बना के ही हम लोगों को चीजें याद रह जाने वाली है। जैसे होता है ना यार कि कोई एक पिक्चर है, भले ही मान लो आज अपन गए कोई इंग्लिश मूवी देखने के लिए थिएटर के अंदर, अब उसमें सबटाइटल नहीं है तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, इतनी चीज हमको जरूर पता है कि भैया वहां पे पिक्चर चल रही है, वो देखने को मिल रहा है, उसमें फोटोज आ रहे हैं, उससे हमारा दिमाग खुद ही अपनी एक पिक्चर बना लेगा, और वो सेम चीज, वो सेम स्टोरी आप बाहर जाके अपने किसी भी दोस्त को बता सकते हो कि हाँ भाई एक मूवी थी, इंग्लिश मूवी थी, उसमें एक हीरो था, एक हीरोइन थी, और हीरोइन को किडनैप कर लिया गया, और फलाना ढिमका ये सारी चीजें हुई हैं उस मूवी के अंदर। भले ही आपने उस मूवी का एक डायलॉग नहीं सुना होगा, बट फिर भी वहां से आपको दिख रही होंगी चीजें, तो आपके दिमाग में बैठ जाती है ना। तो स्टोरीज हमको याद हो जाती हैं, स्टोरीज हमको रिमेम्बर रहती हैं। बाकी हमको कुछ लिखा हुआ होगा ना, तो वो ज्यादा टाइम तक याद नहीं रहता, ये हमारे दिमाग की लिमिटेशन है। इट इज ऑल साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी है बच्चों, दिमाग में बिठा लो इन सब चीजों को। प्रैक्टिस करो राइटिंग पेपर, पेपर लिखने की प्रैक्टिस किया करो, और टाइम्ड पेपर लिखा करो, अनटाइम्ड नहीं, टाइम्ड करके। टाइम इन द सेंस कि अगर मान लो अपना एक्चुअल एग्जाम होता है 3 घंटे का, तो 3 घंटे का पेपर लिखना है हम लोगों को। पेपर सॉल्विंग करनी है, चाहे वो सैंपल क्वेश्चन पेपर, जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो उतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, उतने सारे पेपर्स आप लिखो। और अभी मैं टाइम टेबल बताऊंगा, उसके अंदर हम लोगों को ये टाइम डेडिकेट करना भी है कि इस दिन मैं सिर्फ पेपर राइटिंग ही कर रहा होऊंगा या कर रही होंगी, वो चीजें हम लोगों को फॉलो करनी है। दैट वी हैव टू फॉलो, दैट वी हैव टू फॉलो। यस यस। स्टिक नोट्स ऑन वॉल्स, दीवारों पर नोट्स चिपका दो, बता दो दुनिया को हम पढ़ रहे हैं आज। दीवारों पर, दरवाजों पर नोट्स चिपका दो, सबको बताओ कि भैया आज हम पढ़ रहे हैं और हम ये चीजें पढ़ रहे हैं। भाई फॉर्मूले की आप शीट बनाओ, जितने भी फॉर्मूले आपके साइंस में आते हैं, जितने भी फॉर्मूले मैथ्स में आते हैं, आप उसकी एक प्रॉपर वंडरफुल एक शीट बनाओ ना, A4 साइज शीट बनाओ, उसको चिपका दो अपने दीवार के ऊपर, अपने दरवाजे के ऊपर। आते जाते टाइम पे वो चीजें दिखनी चाहिए हम लोगों को, ऐसी लोकेशंस पे उनको चिपकाओ, ऐसी लोकेशंस पे उनको चिपकाओ। जनरली होता क्या है पता है, फॉर्मूलेज हम लोगों को याद नहीं रहते हैं यार, याद नहीं रहते क्योंकि वो मोस्टली हमें रटने पड़ते हैं। अभी तो आपको इतना डेरिवेशंस की तरफ जाना नहीं है, डेरिवेशंस इतने सारे करने नहीं होते हैं, तो इसलिए आप डेरिवेशंस पे इतना फोकस भी नहीं करते हो। आप फोकस करते हो हाँ यार ये फॉर्मूला है, F = ma वाला फॉर्मूला है, मुझे अप्लाई करना है इसको। जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला फॉर्मूला है, ओम्स लॉ है, V = IR वाला फॉर्मूला, वो अप्लाई करना है। कुछ बच्चों को ये लेंस वाला फॉर्मूला याद नहीं होता, कुछ बच्चों को मिरर फॉर्मूला याद नहीं होता। तो ये सारे फॉर्मूले आप अपने रूम की दीवार पे लगाओ, अपने दरवाजे पे लगाओ, और उसको बार बार रिवाइज करते रहो। नोट्स चिपकाओ, जो जो चीजें याद नहीं होती उसको चिपका दो। भाई एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, 4 बार देखोगे, थक हार के 5वीं 6ठी बार तो आप उसको देख के आप समझ ही जाओगे कि हाँ भैया ये मेरे को अब याद हो चुका है। फिर उस पर टिक भी लगाओ कि यार ये तो मुझे आता है, टिक मार दो उसके ऊपर, जो जो चीजें आती जाती हैं उस पर टिक मारते जाना, अपने को टिक मारते जाओ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भैया, बोरियत होती है हमको पढ़ते पढ़ते हैं। भाई होता क्या है पता है, हम किताब खोलने बैठेंगे, 5 मिनट के बाद में ऐसे आंखें भारी होने लगती है, होती है। 5 मिनट हार्डली 5 मिनट बैठेंगे, पेरेंट्स की शिकायत होती है। पेरेंट्स जो आते हैं यहाँ पे काउंसलिंग लेने के लिए मेरे से, उनकी शिकायत होती है यार हमारे बच्चे तो सर किताब लेके बैठता 15-20 मिनट में, तो वो पता नहीं कौन सी दुनिया में खो जाता है, वो उसको उठाना पड़ता है, सो जाता है, बोर मारता है। ऑब्वियसली बोर मारती है यार चीजें, पढ़ाई तो किसको अच्छी लगती है। लोगों को पसंद है खेलना, लोगों को पसंद है घूमना, पढ़ाई किसी को पसंद नहीं है। बहुत ही कम बच्चे हैं जिनको पढ़ाई पसंद आती है और वो नहीं सोते हैं। तो आपको क्या करना है गाइस, आपको अपने आप को फोकस्ड रखना है, आपको अपने आप को फोकस रखना है, प्रोएक्टिव रहना है। उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्नैक्स रखने पड़ेंगे साइड में। एक अपना वंडरफुल सा स्पॉट ढूंढो घर के अंदर, चाहे वो आपके घर के आसपास में कोई भी खिड़की हो सकती है, कोई दरवाजा हो सकता है, छत हो सकती है, जो भी आपको शांति से अलग लेके जाए, आपकी स्पेस में लेके जाए। ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट स्पेस, और वहीं पर अपना डेरा जमा लो, वहीं पर अपनी किताबें जमा लो, वहीं पर अपना डेरा जमा लो, और वहीं पे बैठ के पढ़ो। साइड में स्नैक्स का, जैसे कुछ बच्चे मूंगफली रखते हैं, कुछ बच्चे नमकीन रखते हैं, कुछ बच्चे चने रखते हैं। आई मीन इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी सैलड ऑल्सो, फ्रूट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बट ये छोटी छोटी चीजें स्नैक्स लेके आप साइड में रखो, और पढ़ते पढ़ते उसको धीरे धीरे खाते रहो।
पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे खाते रहो। होगा क्या इससे पता है, आपका फोकस लूज नहीं होगा, आप ज्यादा ड्यूरेशन तक बैठ पाओगे, ज्यादा ड्यूरेशन तक आप पढ़ पाओगे और अच्छा खासा आपका फोकस बना रहेगा। और जितना ज्यादा फोकस रहेगा गाइस, उतना ज्यादा हमको अटेंशन भी रहेगा और उतना अच्छे से अपने को चीजें याद भी होने वाली है, उतना अच्छे से अपने को चीजें याद भी होने वाली है। सो दिस वाज द इवैक्यूएशन प्लान। इसके बाद सर आपने टाइम टेबल की बात करी, तो टाइम टेबल दिखता कैसा है, हाउ शुड अ टाइम टेबल लुक लाइक, दिस इज हाउ अ टाइम टेबल शुड बी। ऐसा दिखना चाहिए एक टाइम टेबल। भाई मान लो अगर अपने पास में लेट्स सपोज आज 14 मार्च है, आज 14 मार्च है और अपना एग्जाम है, पहला एग्जाम मई में फर्ज करो 10 तारीख को। सो आज से 14 से 10th मई तक के जितने भी दिन होंगे, लेट्स सपोज 40 डेज आते हैं, तो अब 40 डेज का एकदम जबरदस्त धांसू प्लान बनाओ, फुल प्रूफ प्लान बनाओ 40 डेज का, कि डे 1 डे 2 ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ ना, ये मैंने डे 6 से उठाया, डे 7 से उठाया, डे 8 डे 9, और ऐसे करके हर वीक पे आप अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए एक स्पेशल टाइम रखो, सिर्फ एग्जाम के लिए, सिर्फ एग्जाम के लिए, या फिर प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर क्वेश्चन पेपर लिखने के लिए, या मॉक टेस्ट देने के लिए। वो आपको बनाना ही पड़ेगा, दैट इज योर जॉब, दैट इज योर जॉब, यू हैव टू डू इट। कोई बाहर से नहीं आएगा आपकी करने के लिए, कोई नहीं आने वाला है। हाँ, अगर इस वेबिनार के बाद में कुछ बच्चों को लगता है सर हमें आपसे कनेक्ट करना है और हमें टाइम टेबल बनाना है, तो बिल्कुल आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। आई विल गाइड यू, मैं हेल्प कर दूंगा आपकी बच्चों। राइट, सो इस सेशन के बाद में जिसको भी लगता है कि सर हमें आपसे कनेक्ट करना है, प्लीज कनेक्ट विद मी, डोंट वरी, मैं हेल्प करूंगा, बिल्कुल हेल्प करूंगा। सो द पॉइंट इज गाइस कि 50 डेज का 40 डेज का एक प्लान बनाओ, पूरा प्रॉपर प्लान होना चाहिए हमारे पास में कि किस दिन हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लो मेरे पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स 3 सब्जेक्ट हैं, लेट्स सपोज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स 3 सब्जेक्ट हैं, तो आप एक दिन में फिजिक्स कर रहे हो, केमिस्ट्री कर रहे हो, बायोलॉजी कर रहे हो या मैथ्स कर रहे हो, उसका डेडिकेटेड टाइम बताओ। कि मान लो आपने सुबह 9 से 11 ये कर लिया फिजिक्स, आपने उसके बाद में 1 से 3 कर लिया केमिस्ट्री, और उसके बाद में आपने 5 से 7 कर लिया मैथमेटिक्स। तो आप ये डेली का रूटीन बनाओ, डेली का शेड्यूल बनाओ, डेली का टाइम टेबल बनाओ, और उसके अंदर स्पेसिफिकली यू हैव टू मेंशन कि आप कौन सा टॉपिक कर रहे हो, नॉट ओनली सब्जेक्ट, फिजिक्स नहीं, फिजिक्स के अंदर भी कौन सा टॉपिक कर रहे हो, कौन सा चैप्टर उठा के कौन सा टॉपिक आप खत्म कर रहे हो, दैट शुड बी देयर। वो पूरा टाइम टेबल के अंदर बकायदा होना चाहिए, दैट शुड बी देयर। एंड उसके बाद में फाइनली मॉक टेस्ट के लिए आपको इनफ टाइम रखना चाहिए। अब जैसे लास्ट के डेज में हम लोग जनरली क्या करते हैं पता है, प्लान होना चाहिए हमारा कि यार एटलीस्ट 4 दिन पहले हमारा सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो जाए, पूरा सिलेबस खत्म हो जाए एग्जाम से पहले, और लास्ट के डेज में सिर्फ 3-4 दिन में हम लोग पेपर प्रैक्टिस ही कर रहे होंगे, ओनली पेपर प्रैक्टिस, सिर्फ पेपर प्रैक्टिस। इससे होगा क्या पता है, आपने ऑलरेडी सारा सिलेबस तो खत्म कर ही दिया है, आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से पता है, आपने जितनी मेहनत करनी थी वो तो स्टार्टिंग में सारी मेहनत कर ली है। अब हमको इवैल्यूएट करना है, अब हमको सिर्फ पॉलिश करना रह गया है। और पॉलिश हम लोग तभी कर पाएंगे जब हमें खुद पता चलेगा कि हमें कितना याद हुआ है, हमें कितना रिटेन हो पा रहा है, और वो चीज हमें पता चलेगी पेपर लिखने से। जब आप पेपर लिखोगे तब आपको आइडिया लगेगा कि यार मुझे इतना टाइम तो पेपर लिखने में लग रहा है, मेरे 3 घंटे नहीं, मेरा तो पेपर 4 घंटे में खत्म हो रहा है, तो मुझे टाइम मैनेज करना है। या फिर मेरे ये वाले कंसेप्ट हैं जो मुझे समझ में नहीं आते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में ये रिलेशन है, ये वाली आइडेंटिटी है, इसमें मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मैं ये वाली रिलेशन पे थोड़ा सा फोकस कर लेती हूँ। वो चीज कब पता चलेगी हमको, ये लास्ट के 3-4 दिन में। मतलब हमको तब सिर्फ पॉलिश करना है, जो ऑलरेडी हमारी नॉलेज बेस बन चुकी है उसको सिर्फ पॉलिश करके हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा लेके जाना है, एक एज एक्स्ट्रा लेके जाना है उसको, एक एज एक्स्ट्रा लेके जाना है उसको। भाई टॉपर ऐसे ही बन पाओगे जब आप लोगों से 10 कदम आगे चल रहे हो। अगर आप 10 कदम आगे नहीं चलोगे ना, तो फिर 10 कदम पीछे ही चलोगे और दुनिया आगे ही निकलेगी, कोई नहीं रुकने वाला अपने लिए। हमको फास्ट भागना पड़ेगा, हमको फास्ट भागना पड़ेगा। एंड स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, अपने माँ बाप को, अपने दोस्तों को, सबको ब्लेम करना छोड़ दो भैया। वो लोग तो जितनी हेल्प कर सकते थे वो उतनी हेल्प करते हैं, इनफैक्ट आपके पेरेंट्स आपकी इतनी ज्यादा मदद करते हैं, इतनी ज्यादा हेल्प करते हैं, इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं गाइस, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसका कोई जवाब नहीं है गाइस।
सो उनको आप ब्लेम करना छोड़ो कि पापा मम्मी आपकी वजह से मेरे को ये नहीं हो रहा, आपकी वजह से ये हो रहा है। अरे उन्होंने जो करना था वो कर दिया है, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अच्छी पढ़ाई करके उनको एक अच्छा रिजल्ट देके दिखा दें। सो बी रिस्पॉन्सिबल, बी मैच्योर इनफ। अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे हो, यू आर नॉट स्मॉल किड्स, अब आप बड़े हो चुके हो। मैच्योरिटी लाओ अपने अंदर और थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आओ कि यार पढ़ना है तो मैं अपने लिए पढ़ूंगा ना, किसी और के लिए तो नहीं पढ़ रहा। मैं मेरे लिए पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, मुझे मेरे लिए देखना है, मेरे को मेरा रिजल्ट देखे है ना, दूसरे का रिजल्ट क्या आता है मुझे उससे लेना देना नहीं है। मैं अपने आप से सेटिस्फाइड हूँ। अगर मेरे 85 मार्क्स आ रहे हैं एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर है, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। बट ट्राई टू मेक इट 85 से सीधा 90 तक खींचने की कोशिश करो, 90 से 95 खींचने की कोशिश करो, और जो 95 टारगेट करते हैं यार 95 से सीधा 199 तक खींचने की कोशिश करो। ट्राई टू एक्सपैंड योरसेल्फ, थोड़ा सा स्ट्रेच करो अपने आप को, ट्राई टू स्ट्रेच योरसेल्फ। सो टाइम टेबल कुछ ऐसा दिखना चाहिए हम लोगों को। टाइम टेबल की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? जब भी हमको टाइम टेबल बनाना है तो थोड़ा सोचना है, स्टॉप एंड थिंक क्या क्या चीजें हम लोगों को चाहिए। मेटिकुलसली प्लान करो, जल्दी शुरू करो, स्टार्ट अर्ली। ऐसा नहीं हो कि लास्ट के सिर्फ 10 दिन रह गए हो, 10 days आर लेफ्ट, और तब जाके आप सोच रहे हो, तब आपकी आंखें खुल रही हैं, यार अब मुझे टाइम टेबल बनाना चाहिए और अब मुझे पढ़ना चाहिए। वो टाइम गया बेटा, वो टाइम गया भैया। जो 365 डेज की स्टोरी होती है, 365 डेज में खत्म करनी होती है। आप सोचो कि 360 दिन आपने कुछ भी नहीं किया और लास्ट के 5 डेज में आप सारा पूरे एक साल का खाना खा जाओगे तो नहीं होगा। इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। तो प्लीज स्टार्ट अर्ली, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा अपने लिए अच्छा है। और मैं तो बोलूंगा स्टार्ट अर्ली मतलब जिन बच्चों ने अभी तक शुरू नहीं किया है वो आज से ही अपना टाइम टेबल बनाओ। इसमें 1 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, बट इट विल बी वर्थ इट। अच्छा टाइम टेबल बनाओ, अच्छा टाइम टेबल बनाओ, आज से शुरू कर लो जिन बच्चों ने नहीं शुरू किया है। प्लान मेटिकुलसली, एक एक छोटी से छोटी डिटेल, छोटी से छोटी डिटेल, छोटी से छोटी वो एक सीरीज बहुत ज्यादा फेमस हुई है अभी आज के टाइम पे, मनी हाइस्ट। नेटफ्लिक्स पे ना बहुत ही फेमस एक सीरीज है मनी हाइस्ट। उसमें एक बंदा होता है प्रोफेसर। तो वो क्या करता है पता है, एक एक छोटी से छोटी चीज को प्लान करके चलता है कि अगर यहाँ से ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो मेरे पास प्लान बी है, प्लान बी फेल हुआ तो प्लान सी है, प्लान सी फेल हुआ तो प्लान डी है। ऐसे करके उसने सीरीज पे सीरीज उसने पूरा प्लान बना के रखा हुआ गाइस। तो हम लोग भी वैसा करें, हम लोग भी अपना पूरा प्लान बनाए, A to Z प्लानिंग के साथ जाए। हाँ, नो डाउट कुछ कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हम लोगों को दिमाग में नहीं रहते हैं और वो रैंडम होते हैं, नेचर है ये, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। कल को मान लो भगवान ना करे कुछ ऐसी चीजें हो जाए कि आप बीमार पड़ गए तो एक दिन आपका लॉस हो गया। सो उसमें अपना कोई हाथ नहीं बेटा, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट जितना हो सके हम लोग अच्छे से डिटेल में पूरी प्लानिंग करके चलें, वो पूरा प्रॉपर प्लान हो। प्रैक्टिकल टारगेट सेट करो, ऐसा नहीं कि आपने पूरे दिन में टाइम टेबल बनाया उसमें पढ़ाई पढ़ाई दिख रही है, आपके लिए टाइम ही नहीं है उसमें। यू हैव नॉट गिवन टाइम टू योरसेल्फ, आपने खुद को ही टाइम नहीं दिया उसमें। मतलब ना तो आप अपने आप के लिए बैठ रहे हो, ना ही आप अपने आप को रिलैक्सेशन दे रहे हो, ना ही आप खाने को टाइम दे रहे हो, ना ही आप सोने को टाइम दे रहे हो। आपने सिर्फ उसमें से भर भर के लिख दिया कि पढ़ना ही पढ़ना है, इस टाइम पे ये पढ़ूंगा, उस टाइम पे ये पढ़ूंगी, इस टाइम पे ये नहीं। रिलैक्स, रिलैक्सेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना पढ़ रहे हो उसको रिलैक्स भी करो, उतना ही थोड़ा रिलैक्स भी करो। तो एम्पल ब्रेक्स लो, टेक एम्पल ब्रेक्स, प्रैक्टिकल टारगेट्स बनाओ, ब्रेक्स लो, प्रैक्टिकली जो पॉसिबल हो। ऐसा नहीं हवाई पुलाव आपने बना दिया, हवाई किला बना दिया और उसमें हम लोग घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। शुड बी प्रैक्टिकल। भाई एक दिन में एक चैप्टर करना, इट इज यस क्वाइट पॉसिबल, बट एक दिन में 3 चैप्टर एक साथ में खत्म करना, नॉट प्रैक्टिकल, नॉट प्रैक्टिकल, राइट। जब तक आपको पूरी अच्छे तरीके से रिवाइज नहीं हो जाता है तब तक 3 चैप्टर्स एक दिन में खत्म करना, इट इज इम्पॉसिबल गाइस, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सो प्रैक्टिकल टारगेट्स बनाओ। बी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब है आपको स्पेसिफिक टॉपिक बताना पड़ेगा टाइम टेबल के अंदर। मतलब मान लो कि आज कल 15th है, ठीक है, 15th को किसी ने सोचा होगा कि मैं फिजिक्स पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ रही हूँ, बट फिजिक्स के अंदर क्या, लेट्स सपोज यू आर स्टडिंग लाइट चैप्टर, लाइट चैप्टर में भी क्या, दिस इज द क्वेश्चन, लाइट चैप्टर में
क्या पढ़ रहे हो उस टाइम पे आप, यू हैव टू बी स्पेसिफिक। जितना स्पेसिफिक होगे उतना टारगेट क्लियर होगा, दिमाग में क्लैरिटी आएगी और उतना ही आप टारगेट की तरफ जाओगे। सो ये चीजें करनी है अपने को, राइट। सो बी स्पेसिफिक एंड बी फ्लेक्सिबल एंड अलाउ रिलैक्सेशन टाइम। ब्रेक्स अलाउ करो, टाइम टेबल के अंदर है, टाइम टेबल अच्छा दिखना चाहिए, कुछ ऐसा। देखो ये एक टाइम टेबल है सितंबर का, जस्ट रैंडम एक टाइम टेबल बनाया हुआ है, पूरा मंथ का टाइम टेबल है। इसमें कुछ कुछ दिन स्किप करे हुए हैं, जैसे 9, 10, 11, दीज आर डेट्स, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। आप कलर कोडिंग यूज कर सकते हो। जैसे इस बच्चे ने क्या किया पता है, टाइम डाला हुआ है 10 से 12, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का पेज नंबर 10 से 25 ये कर रहा होगा। फिर स्पेसिफिक वाले केस में देखो, यहाँ पे ग्रामर की एक्सरसाइज है, 1 से 4 के बीच में, ये बच्चा 5 से लेकर 25 पेज खत्म कर रहा होगा। सो दिस इज द स्पेसिफिसिटी दैट यू हैव टू अप्लाई। फन टाइम्स, देखो नेट बॉल मैच देखना है इस बच्चे ने, इसने ऑलरेडी प्लान कर लिया, फन टाइम्स है इसका। टेक द डे ऑफ, यहाँ पे पूरे दिन कुछ नहीं करेगा, मस्ती मारेगा ये रिहर्सल का टाइम है बीच में, ऑलराइट। गो फॉर अ वॉक, ये देखो बीच बीच में उसने ब्रेक्स मारे हुए हैं। सो यहाँ पे इंग्लिश डाल दिया उसने, प्रैक्टिस कॉम्प्रिहेंशन करके, मतलब this timetable should be something like this, your timetable should be something like this, उसमें enough time हो स्टडी के लिए, enough time हो मस्ती के लिए, ये सारी चीजें होती हैं। तो अभी आते हैं अपन पेपर्स की तरफ कि यार सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसे करनी है। साइंस की तैयारी करनी है, फिजिक्स मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, इनफैक्ट मैथ्स की तैयारी करनी है आपको, एसएसटी, इंग्लिश या कोई भी है, फॉलो दी एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करो गाइज, यही बाइबल है, यही ग्रंथ है, यही अपना ईमान धर्म है, सब कुछ है। हम 10वीं क्लास के बच्चों के लिए यही हमारा भगवान है। एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो करो गाइज, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, इसके बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछेगा। नो डाउट कंसेप्ट को थोड़ा सा ट्विस्ट करके जरूर पूछ सकता है, बट इसके बाहर वो कुछ नहीं पूछने वाला है। सो गो थ्रू इट वर्ड बाय वर्ड, पॉइंट बाय पॉइंट, पेज बाय पेज, पूरी की पूरी बुक्स। और साइंस के अंदर तो आपको फॉर्मूले और एक्सपेरिमेंट्स और डेरिवेशंस के लिए अलग से एक शीट बनानी है। जिस शीट की हम बात कर रहे थे ना दीवार पे चिपकाने के लिए, वो शीट ये होनी चाहिए, और इस सेशन के बाद में आपको वो फॉर्मूला शीट में दूंगा, तो आप उसका प्रिंट आउट लगा के, प्रिंट आउट निकाल के अपने दीवारों पे चिपका सकते हो, एंड इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू गाइस। अजम्पशंस, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर फॉर्मूले काम नहीं आते हैं। जैसे V = IR वाला जो फॉर्मूला है ना गाइस, ये अजम्पशन पे बेस्ड है मेरे बच्चों। ओम्स लॉ, ये लॉ सिर्फ वही कंडक्टर फॉलो करते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, और ये इक्वेशन वहीं पर वैलिड होगी जो ओहमिक कंडक्टर्स हैं। हर जगह पे ये वैलिड नहीं है। कांस्टेंट टेम्परेचर, फिजिकल कंडीशंस यहाँ पर सेम होनी चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये लॉ नहीं लगेगा, ये लॉ नहीं लगेगा गाइस। तो ये अजम्पशंस है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, साइंस में, कहीं पर भी देयर आर सर्टेन अजम्पशंस जहां पे फॉर्मूले लग सकते हैं और जहां पे नहीं लग सकते। यू शुड नो दैट, यू शुड रीड स्पेसिफिकली दोस पॉइंट्स, वो पॉइंट्स आप ढूंढो। आपको वो एक छोटी सी लाइन लिख देगा और वही छोटी सी लाइन सीधा एग्जाम में पूछ लेगा जो आप स्किप करके आते हो। सो प्लीज अजम्पशंस पे ध्यान दो। माइंड मैप बनाओ, माइंड मैप इंडेक्स के जैसे ही होते हैं, मतलब वो ट्री जैसा होता है, माइंड ट्री जैसा। दिस इज योर सेंट्रल पार्ट, यहाँ से एक ब्रांच निकली लाइट की, लाइट में ये वाला टॉपिक, इधर उधर टॉपिक, फिर इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच निकली, यहाँ से यहाँ निकल गया, बायोलॉजी का ये वाला टॉपिक निकला इधर से ऐसे करके, केमिस्ट्री के लिए ये वाली टॉपिक निकली ऐसे करके। सो दिस इज कॉल्ड अ माइंड मैप। दिमाग को याद करने के लिए अपने को एक इंडेक्स बनाना है, तो माइंड मैप बनाओ। गूगल पे सर्च करो माइंड मैप क्या होता है, एक सैंपल लो, वहां से डाउनलोड करके अपना खुद का बनाने की कोशिश करो, या फिर एज इट इज उसको छाप दो, एज इट इज उसको याद रख लो। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट डेफिनेशंस। बायोलॉजी में जब तक डेफिनेशंस अच्छे से नहीं करोगे, आपको सारे डेफिनेशंस नहीं पता होंगे, आप फंसोगे ही फंसोगे बायोलॉजी के अंदर, बिल्कुल आप फंसोगे। क्योंकि मोस्टली बायोलॉजी के अंदर जो चीजें आती हैं वो आपको याद करने वाली होती है, वो रिलेटेड है। अगर डेफिनेशंस याद नहीं होंगे ना, तो आपको भारी भारी टर्म्स, भारी भारी प्रोसेसेस नहीं याद होने वाली है। फिजिक्स शुड ऑलवेज बी कंसेप्ट बेस्ड, ये कंसेप्ट पे ही होना चाहिए। सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर करो, अच्छे टीचर्स के साथ में रहो, अच्छी बुक्स पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर करो। एक्सक्यूज मी। और हाँ, केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें जितने ज्यादा निमोनिक्स, जितनी ज्यादा स्टोरीज और कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे जितना ज्यादा फोकस करोगे, उतना ही आपके अच्छे मार्क्स साइंस के अंदर आ जाएंगे।
मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में तो गाइस फिर से वही फॉर्मूला शीट अपने को होनी चाहिए हर चैप्टर की, अलोंग विद ऑल द फॉर्मूलाज एंड डेफिनेशंस। सारी शीट, जैसे बुक के पीछे ना समरी होती है, अपनी बुक आप खोलोगे जब, तो समरी वाला पोर्शन हम लोग क्या जनरली इग्नोर कर देते हैं, यार ये कौन पढ़ेगा, बट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज। वो समरी में सब कुछ लिखा हुआ है कि पूरे चैप्टर में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं और क्या क्या चीजें होनी चाहिए थी उसके अंदर। सो उसको आप लो, फॉर्मूला शीट लो, उसको चिपकाओ और उसको फोकस करो, उसको पढ़ो, उसको रिवाइज करो। फोकस फोकस एंड फोकस ओनली ऑन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सारे क्वेश्चंस, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बीट एग्जांपल, इसके जितने भी एग्जांपल्स होते हैं ना उसको भी इग्नोर मत करो। एक्सरसाइजेस सारी करो, सारी की सारी एक्सरसाइज, सारे के सारे एग्जांपल्स सब ट्राई करो। इस किताब के बाहर कुछ नहीं जाने वाला। डायग्राम्स जहां पॉसिबल हो, खासकर ज्योमेट्री में, वहां पे आप डायग्राम्स बनाओ। जहां पर डायग्राम पॉसिबल हो वहां पर आप डायग्राम बनाओ। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में जरूर आपको डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, जब तक आपका डायग्राम क्लियर नहीं होगा तब तक आपका ये मैथमेटिक्स क्लियर नहीं होगा। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ये भी क्लियर नहीं होगा अगर आपने डायग्राम पे फोकस नहीं किया है। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन अटेम्प्ट। क्वेश्चन को पढ़ो, गिवन डेटा क्या है वो आइडेंटिफाई करो, ढूंढना क्या है, फाइंड व्हाट यू हैव टू फाइंड, वो चेक करो, और देन फिर जब आपके पास में एक प्रोसेस आ जाए कि हाँ मुझे ऐसे आंसर देना है, तब आप आंसर दो उसका। मेंशन व्हाटएवर द डेटा इज मिसिंग और व्हाटएवर यू वांट टू राइट इन द एग्जाम पेपर। एक सिस्टमैटिक अप्रोच बनाओ इसके अंदर भी। मैथ्स में भी गाइस ये भी इंग्लिश के जैसा ही रखना, थोड़ा सा इसमें अच्छी हैंड राइटिंग रखो और सिस्टमैटिक अप्रोच रखो। इसमें सिस्टमैटिक अप्रोच, ये नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और एसएसटी में फ्लैश कार्ड्स, जिन बच्चों को फ्लैश कार्ड्स नहीं पता है वो अभी आप गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करोगे, गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करोगे फ्लैश कार्ड्स गाइस। छोटे छोटे वो ताश के पत्ते होते हैं ना, वैसे रखते हैं हम लोग। तो उसके एक के पीछे हम लोग एक वर्ड लिखेंगे और दूसरा उसके साइड में हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। तो मान लो ये एक फ्लैश कार्ड है, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिख दिया, लेट्स सपोज रेनेसा, मैंने वर्ड लिख दिया। एसएसटी में एक वर्ड आता है रेनेसा, रेनेसा लिख दिया और उसके जस्ट पीछे मैंने यहाँ पे रिवाइज करने के लिए उसका डेफिनेशन लिख दिया। तो आप फ्लैश कार्ड्स बनाओ ऐसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के। आपकी बुक भी इसी तरीके से लिखी गई है गाइस। लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आपको कीवर्ड्स देके रखे हुए हैं। वो कीवर्ड्स ये कीवर्ड्स ही इंपॉर्टेंट है एसएसटी के अंदर। इफ यू रिमेंबर द कीवर्ड्स यू विल रिमेंबर द एंटायर स्टोरी। रीड इट लाइक अ नोवेल, रीड इट लाइक अ स्टोरी। अच्छी स्टोरी बनाओ, दिमाग में एक अच्छी पिक्चर बनाओ। जब भी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, जब भी सिविक्स पढ़ रहे हो, तो स्टोरीज के थ्रू उसको पढ़ो। रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू आप उस चीज को समझो। ज्योग्राफी जब भी आप पढ़ रहे हो तो मैप वर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैप वर्क आपको प्रैक्टिस करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस मैप वर्क। और एसएसटी में भी वही सेम चीज है गाइस। प्लीज स्टिक टू दी एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक्स ही पढ़ो, वही अपने को काम आएंगी। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, इसकी भी एक अलग स्टोरी है गाइस, इसको प्लीज इग्नोर मत किया करो। कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रीडिंग। रीडिंग, ये अगर रीडिंग हमारी खराब है ना तो हम लोग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को नहीं कर सकते हैं। आप कोशिश करो रीडिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने की। भाई दो तरीके होते हैं पढ़ने के, या तो आप लाइन बाय लाइन जाओ कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को, या तो आप लाइन बाय लाइन जाओ, या तो फिर आज एक ट्रिक बता रहा हूं वो चीज आप अपना अप्लाई करने की कोशिश करो। मोस्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस ऐसे ही मिलने वाले हैं। जैसे जो फर्स्ट पैराग्राफ आएगा ना गाइज, दैट विल गिव यू द इंट्रोडक्शन। प्लीज रीड इट वेरी केयरफुली। फर्स्ट पैराग्राफ को रीड इट वेरी 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 केयरफुली। ये इंट्रोडक्शन दे देगा अपने को। उसके बाद में जो सेकंड पैराग्राफ आएगा ना उसकी सिर्फ फर्स्ट लाइन पढ़ो, बाकी नीचे का छोड़ दो या फिर उसको बस हल्का हल्का ऊपर ऊपर से देख लो। थर्ड पैराग्राफ आएगा उसकी फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ो। फिर जो फोर्थ पैराग्राफ आएगा उसकी फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ो। ऐसे करके आपको पता है ओवरऑल पैराग्राफ का जिस्ट पता चल जाएगा कि पैराग्राफ में चीजें चल क्या रही है। अब जब आप क्वेश्चंस की तरफ जाओगे तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पैराग्राफ में कौन से क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल सकता है। अच्छा, कुछ टीचर्स दूसरी स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं इसके अंदर में, ऑल्दो वो स्ट्रैटेजी भी ठीक है, कुछ खराब नहीं उसके अंदर, बट वो अगर अपने ने अच्छे से प्रैक्टिस करी तो हम लगा सकते हैं। क्या? हम पैराग्राफ ना पढ़े, पहले हम लोग क्वेश्चंस की रीडिंग कर लें। कुछ टीचर्स बोलते हैं इसमें पहले क्वेश्चंस की रीडिंग कर लो, उसके बाद में आप पैराग्राफ में ढूंढने की कोशिश करो। इन दैट वे यू विल नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। एंड इसमें भी मैं जो आपको मेथड बता रहा हूँ ना कि आप पहले इंट्रोडक्शन पे फोकस करो, फर्स्ट पैराग्राफ पे फुल फोकस डाल दो, वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन पढ़ो उसको, उसके बाद में सिर्फ एक एक लाइन पढ़ो नीचे वाले पैराग्राफ्स की। इसमें भी आपको एक जिस्ट पता चल जाएगा कि पूरा पैराग्राफ पूछ क्या रहा है और कहाँ पे क्या चीजें मिलने वाली है।
पेपर राइटिंग में प्रैक्टिस करो, राइटिंग एसेस की, नोटिसेस की, लेटर्स की, जो भी आपने राइटिंग सेक्शन में आता है उन सब की प्रैक्टिस करो। आप उसको इग्नोर मत करो। जनरली हम लोग इग्नोर करते हैं कि यार ये तो मैं लिख लूंगा, एग्जाम के दिन देख लेंगे, मेरा दिमाग तो इतना तेज चलता ही है, जब मैं लोगों से 4 बातें कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो फिर ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है वो। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, टाइम करो, टाइम्ड प्रैक्टिस करो इसकी कि 5 मिनट में, 10 मिनट में, 20 मिनट में, कितने मिनट में मैं एक ऐसे लिख पाती हूँ, कितने मिनट में मैं एक लेटर लिख पाती हूँ। रैंडम एटलीस्ट 5-5 टॉपिक, एटलीस्ट 5-5 टॉपिक लेटर राइटिंग के, 5-5 टॉपिक नोटिस के, ऐसे आप प्रैक्टिस करो। यू हैव टू प्रैक्टिस, लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड डोंट टेक द राइटिंग सेक्शन फॉर ग्रांटेड। अगर इसमें आपने फॉर्मेट अच्छे से फॉलो किया हुआ है ना गाइस, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने फॉर्मेट अच्छे से फॉलो नहीं किया है, अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, तो फिर नहीं मजा आएगा। फिर मार्क्स आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन में सीधा आपको 1 मार्क्स मिलेगा या 2 मार्क्स मिलेंगे, जो कि बहुत ही गंदी चीज है। फिर अपना लॉस है वो फिर अपना लॉस है। अच्छे नोट्स बनाओ लिटरेचर के अंदर में, रिमेंबर दोस नोट्स थ्रू आउट द सेशन। हमेशा उन्हीं नोट से पढ़ो, उन्हीं नोट से आप याद करो, उन्हीं नोट्स में आप फोकस करो। एंड प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन इन ग्रामर। ग्रामर में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सको उतना ज्यादा बेस्ट है अपने लिए, उतना ज्यादा अपने लिए बेस्ट है। डूम्स डे यानी कि एग्जाम डे, फाइनली हम लोग प्रेजेंटेशन के आखिरी 5-10 मिनट में है। सो डूम्स डे यानी कि एग्जाम डे, एग्जाम डे के पे अपने को करना क्या है वो चीजें हम लोग देख लेते हैं, वो चीजें हम लोग देख लेते हैं। गाइस जो जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि सर ये स्लाइड पीपीटी मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ, ये स्लाइड पीपीटी आप मेरे से बिल्कुल ले सकते हो, मैं अपनी डिटेल्स भी भेज दूंगा आपको। ऑलराइट, फिर आपके क्वेश्चंस भी दे लेता हूँ मैं थोड़ी देर में। डूम्स डे, जब भी आप एग्जाम हॉल की तरफ जा रहे हो या अपना एग्जाम आने वाला है, मान लो अपना एग्जाम है 1 हफ्ते बाद, लेट्स सपोज अपने बोर्ड के एग्जाम है 1 हफ्ते बाद, भाई उससे पहले 2-3 दिन पहले ही आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम ये करो, टाइम टेबल या शेड्यूल को फिर से एक बार चेक करो। टाइम टेबल और शेड्यूल के बार फिर से चेक करो। भाई होता है ऐसा, हर बार ऐसा होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम है एसएसटी का और पढ़ के जा रहे हैं इंग्लिश। ध्यान रखना, टाइम टेबल, अपना खुद का दिमाग लगाओ, बी वेरी प्रोएक्टिव। अपने दोस्त पे भरोसा मत करो, भले तुम्हारे दोस्त ने बोला ना कि हाँ एसएसटी का एग्जाम है, नहीं, तुम चेक करो मेरे भाई, तुम चेक करो कि हाँ एसएसटी का एग्जाम है या नहीं है, किसकी मेरे को पहले तैयारी करनी है। यू शुड बी प्रोएक्टिव, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। कल को आप ये मत बोलना फिर भाई कि मेरे दोस्त ने तो बोला था एसएसटी का एग्जाम है और साला जिस दिन एग्जाम देने बैठे उस दिन तो इंग्लिश आ गया, अब क्या करें, इंग्लिश तो तैयारी नहीं करी, पूरा पेपर खराब, पूरा पेपर खराब। सो टाइम टेबल प्लीज चेक कर लेना, इसको फिक्स करो। सबसे पहली चीज है टाइम टेबल। दूसरी चीज है गाइज, अपना हॉल का टिकट रेडी रखो। हॉल टिकट शुड बी रेडी। एक फोल्डर स्पेसिफिक स्पेशल फोल्डर बनाओ अपने लिए, उसके अंदर आप हॉल टिकट अलग से पहले ही रख दो, पहले ही रख दो। तो ऐसा ना हो कि एग्जाम देने भाग रहे हैं और जल्दी जल्दी में हमें हॉल टिकट रह गया, लो अभी, अब फिर भागते फिरो, पापा मेरा हॉल टिकट रह गया, मम्मी मेरा हॉल टिकट रह गया, मैं क्या करूं, मेरा एग्जाम है, 5 मिनट में एग्जाम है, क्या कर रहे हैं, ये वो घूम रहे हैं इधर से उधर और पागल हो रहे हैं, और उस चक्कर में अपना पूरा एग्जाम रद्दी करके आ रहे हैं। सो गाइस प्लीज, ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस है, प्लीज आप ध्यान रखना। अभी एग्जाम में टाइम है तो पहले ही आप हॉल टिकट वगैरह ये सब चीजें आप बकायदा ध्यान से रेडी रख लेना, हॉल टिकट वगैरह। ऑलराइट, और तीसरी चीज है भैया, अपनी स्टेशनरी, अपना ज्योमेट्री बॉक्स शुड बी फुल प्रूफ रेडी। ये एग्जाम से 1 हफ्ते पहले पहले सब कुछ रेडी हो जाना चाहिए, ताकि जिस दिन मैं एग्जाम देने जा रही हूँ या जा रहा हूँ उस दिन मेरे को इन सब चीजों के बारे में सोचना ना पड़े। मैं सिंपल एक बैग उठाऊं, एक फोल्डर उठाऊं, उसमें मेरा सारा सामान आ गया है। ये चीजें, विजिट द सेंटर एंड अंडरस्टैंड द रूट वेल बिफोर एग्जाम। एग्जाम जिस दिन है, मान लो कि एग्जाम है 5 मई को, तो आप यार एटलीस्ट कोशिश करो, अगर अनजाना सेंटर है तो 4 तारीख को सेंटर देख के आ जाओ। ट्रैफिक देख लो, कितना ट्रैफिक लगता है, कितना टाइम लगता है, या 3 तारीख को ही आप सेंटर देख के आ जाओ। सो एटलीस्ट विजिट द सेंटर, देख के आ जाओ वहां पे, ताकि एंड टाइम पे भागना ना पड़े। एंड टाइम पे पता चला ट्रैफिक ज्यादा हो गया, इसमें तो इतना जल्दी निकलना था, हम तो लेट पहुंचे हैं, भाई नहीं घुसने देंगे वो। एग्जाम हॉल के बाहर खड़े रह जाओगे, लेकिन एग्जाम नहीं देने देगा कोई भी, अगर आप लेट हो गए हो तो। ये प्लीज ध्यान रखना, भले आप कितनी भी मिन्नतें कर लो, आपके पापा मम्मी कितना भी झगड़ा कर लेंगे, गार्ड से गार्ड नहीं आने देगा। He won't allow you. He will never allow you. So please avoid that. Please avoid that. At least exam पे आधा घंटा 30 मिनट पहले आ जाओ, वहां जाके बैठो ना, आराम से बतियाओ वहां पर, बट एटलीस्ट 30 मिनट पहले आ जाओ। स्टेशनरी, एडमिट कार्ड, ये सब मैंने बता दिया, सब रेडी रखना। लास्ट मोमेंट पे कुछ भी तैयारी, कुछ भी चीजें एक्स्ट्रा मत पढ़ो।
कुछ नई चीज मत पढ़ो, जो पढ़ा है हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, वही चीजें रिवाइज करो, बस वही अपने को काम आएगा। उसके अलावा कोई चीजें दूसरी चीजों में देखना भी नहीं। अपने दोस्तों से दूर रहो, लास्ट के टाइम पे दोस्तों से बातें करना छोड़ दो, दोस्तों के साथ में ये डिस्कशन छोड़ दो लास्ट मोमेंट पे, कुछ काम नहीं आएगा गाइस, उससे सिर्फ पैनिक क्रिएट होगा और कुछ भी नहीं है। आप भी पैनिक में जाओगे, आपका दोस्त भी पैनिक में जाएगा और दोनों के दोनों पेपर गंदा करके आओगे फिर। सो प्लीज स्पेयर दैट, उसको अवॉइड करो, उससे दूर रहो। कुछ भी नई चीज लास्ट मोमेंट पे नहीं पढ़नी है। इनफ लिक्विड्स ड्यूरिंग द एग्जाम, पानी की बोतल हमेशा रखनी है अपने पास में, ऑल्दो पानी तो वो प्रोवाइड करते हैं सेंटर पे, बट जब भी एग्जाम दे रहे हो तो साइड साइड में पानी रखो, और जब भी आपको लगे थोड़ा पैनिक क्रिएट हो रहा है, आंख बंद कर लो, पेपर छोड़ दो, 5 मिनट के लिए शांत हो जाओ और रिलैक्स हो जाओ, और साइड में पानी का सिप लेके गिव इट 5 मिनट्स, रिकंसील योर थॉट्स, वापिस आ जाओ एंड देन स्टार्ट राइटिंग योर पेपर, अपने दोस्तों की मदद करना छोड़ दो एग्जाम हॉल में, भगवान उनको देख लेगा, भगवान उनकी मदद खुद कर देगा। सो अवॉइड टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स बिफोर एग्जाम, आफ्टर एग्जाम एंड ड्यूरिंग एग्जाम। पैनिक से दूर रहो गाइस, रिलैक्सेशन इज द ओनली मंत्रा, रिलैक्स रिलैक्स और रिलैक्स। सारे एग्जाम एकदम रिलैक्स होके देने हैं। अब रिलैक्स का मतलब ऐसा नहीं कि पूरा फुल इंटरनेट का प्रॉब्लम था, आई एम सो सॉरी। ऑलराइट सो मैं बोल रहा था पैनिक करने के टाइम पे, जब भी आपको लगता है ना कि यार पैनिक हो रहा है, एग्जाम में थोड़ा घबराहट सी हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जनरली ऐसा होता है, पेपर देखते के साथ ही हम लोग इतना पैनिक कर जाते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता, तो आप साइड में कर दो पेपर 5 मिनट के लिए, बस शांति से दिमाग को बस रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, डोंट थिंक एनीथिंग एल्स, कुछ मत सोचो, कुछ भी मत सोचो, सब कुछ साइड में रख के बस आंख बंद करके 5 मिनट के लिए हेड डाउन करके सो जाओ फॉर 5 मिनट्स। और जब आपको लगे आप रिलैक्स हो चुके हो, देन यू स्टार्ट राइटिंग द पेपर। आई एम श्योर आपका पेपर बहुत बेस्ट जाने वाला है। तो ये टिप्स आप सबको काम आएंगी। सैंपल पेपर्स में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि भैया अपना जो पेपर है ना, उसको आप सेक्शन वाइज डिवाइड करो। जैसे मान लो अपने पास में सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है और सेक्शन डी है। ये 4 सेक्शंस होते हैं हमारे पास जनरली। जैसे सेक्शन ए होता है 1 से लेके 1 to 20 क्वेश्चंस का। सेक्शन बी आता है 21 to 26 क्वेश्चंस का। सेक्शन सी आता है 27 से 33 क्वेश्चंस का, और 34 से 36 क्वेश्चंस का सेक्शन डी आता है। गाइस ये होता है 5 मार्क्स का सेक्शन, ये होता है 3 मार्क्स का सेक्शन, दिस इज 2 मार्क्स का सेक्शन, एंड ये होता है 1 मार्क का सेक्शन। मैं सजेस्ट करूंगा गाइस, इनफैक्ट कोई भी टीचर सजेस्ट करेगा, प्लीज सेक्शन ए से शुरुआत मत करो, प्लीज सेक्शन ए से शुरुआत मत करो गाइस, प्लीज डोंट डू दैट। Start from either section D or you start from section B। भाई होता क्या है ना, हम सेक्शन ए से शुरुआत करते हैं तो मजा तो बहुत आता है, उसमें जोश होता है स्टार्टिंग में। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें लिख के आ रहे हैं, 4 लाइन का आंसर लिख के आ रहे हैं, 5 लाइन का आंसर लिख के आ रहे हैं, विच इज अननेसेसरी। आप उसमें 1 वर्ड भी लिखोगे तब भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन है वो, ऐसे क्वेश्चन है वो। होता क्या पता है, जब मैं स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन इतने जोश से कर रहा हूँ तो आधा 1 घंटा तो उसमें निकल गया मेरा। अब उसके बाद में मेरा बोरियत आ गई है यार, है इतना यार, मतलब 20 क्वेश्चन मैंने लिखे, इतनी मेहनत से लिखे हैं और मैं थक चुका हूँ, मेरा हाथ थक चुका है, फिजिकली मैं थक चुका हूँ, मेंटली भी मैं थोड़ा थक चुका हूँ। जब मैं सेक्शन बी की तरफ आऊंगा ना तो मेरा इंटरेस्ट खत्म हो चुका होगा बड़े बड़े आंसर्स लिखने के लिए। अभी सेक्शन बी है 2 मार्क्स का, उसमें लिखने एटलीस्ट अपने को 3-4 लाइन, लेकिन आप लिख के आओगे सिर्फ 2-2 लाइन्स, तो वहां पे आपको आधे मार्क्स तो काटेगा ही काटेगा, वो बिल्कुल काटेगा। वहां पे इंटरेस्ट धीरे धीरे करके आपने जब सेक्शन बी खत्म किया, 26 क्वेश्चंस तक जब आप पहुंच गए, तब आप सेक्शन सी की तरफ आए। अब तो आप पूरी तरह से फिजिकली टायर्ड हो, अब आप थक चुके हो, और अब आप घड़ी की तरफ टाइम देखते हो, आपको मजा नहीं आ रहा, तो आप सेक्शन सी को थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करोगे। यू विल ट्राई टू डू सेक्शन सी वेरी वेरी फास्ट, बट वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है,
फिर आप क्या करोगे पता है, आलस आलस में वो जितना लिखना चाहिए आप उतना लिख के नहीं आओगे, आपका दिमाग भी उतना काम नहीं कर रहा होगा, यू विल बी मेंटली टायर्ड, आप उसको छोड़ के आ जाओगे। लास्ट में फिर आएगा सेक्शन डी जो कि 15 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का, एंड यू आर टेकिंग अ रिस्क ऑफ 15 मार्क्स नाउ। अब लास्ट में बच गए हैं सिर्फ 15-20 मिनट और 15 मार्क्स करने हमको। लो, आई एम श्योर एक क्वेश्चन तो छूटेगा ही छूटेगा और आप 5 मार्क्स तो ऐसे ही छोड़ के आओगे। अब आपका पेपर जो 80 मार्क्स का हुआ करता था वो 80 मार्क्स का नहीं रह गया, अब वो रह गया सिर्फ 75 मार्क्स का। अब आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो 75 मार्क्स में से मिलेंगे। और खुदा ना खास्ता गाइस, अगर आप सेक्शन डी पूरा ही छूट जाता है आपका, तो आप समझ लो आपको मार्क्स सिर्फ 65 मार्क्स में से मिल रहे हैं, आपको 80 में से मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। तो 65 में से अगर आप मैक्सिमम भी लेके आओगे ना, तब भी आपके 65 मार्क्स ही आएंगे, 80 मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको। तो वो लॉस है हमारा गाइस। सो प्लीज स्टार्ट विद सेक्शन डी, फिर सेक्शन सी, सेक्शन बी, एंड देन आई प्रेफर गोइंग टू सेक्शन ए। अच्छा गाइस, इसमें एक चीज है, क्रोनोलॉजी कैसे फॉलो करनी वो देखना। सेक्शन डी जब आप शुरू कर रहे हो तो उसमें 34 क्वेश्चन को पहले लिखो, फिर क्वेश्चन 35 पे जाओ और फिर क्वेश्चन 36 पे जाओ। फिर जब आप सेक्शन बी की तरफ जा रहे हो तो आप वहां पे क्वेश्चन नंबर 27 पहले लिखो, फिर क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन 29, 30, 31, 32 और 33। एटलीस्ट ये क्रोनोलॉजी जरूर फॉलो करो, भले आप सेक्शन में ABCD फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बट ये जरूर आपको फॉलो करना है। सो दिस इज हाउ यू शुड राइट अ पेपर। पेपर ऐसे राइट करना अपने को। अभी क्वेश्चंस ले लेता हूं मैं कुछ देर में, जस्ट होल्ड ऑन गाइस, होल्ड ऑन बस बस। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं हम लोग। आई एम श्योर काफी सारी चीजें आप लोगों को पता चली होंगी आज, और काफी सारी चीजें मैंने डिस्कस करी हैं। पेपर्स में भी काफी सारी चीजें हम लोगों को आज डिस्कशन में पता चली है। पेपर राइटिंग का एक ही मंत्र है गाइस, आप उसको अच्छे से पढ़ो, दिमाग लगा के बस उसको 1-2 बार क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छे से आप एनालाइज करो, दिमाग में आंसर बनाओ और फिर आंसर लिखो आप उसका। आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। हैव फेथ इन योरसेल्फ। और जितने भी आपके पास नोट्स हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं, रिवाइज रिवाइज और रिवाइज, रिवाइज रिवाइज और रिवाइज, रिविजन 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 रिविजन, जितना हो सके उतना रिविजन करो, जितना हो सके उतने पेपर्स लिखो, पेपर राइटिंग, जितना हो सके उतना राइटिंग करो। आई एम श्योर जो बच्चा 80 लेके आ रहा है ना, 100% मैं बोल रहा हूँ उसके 90s के आसपास में पहुंचे, 95 मार्क्स तक तो वो आराम से खींच सकता है, अगर वो आखिरी के ये 40-50 दिन फाइट मार ले अच्छे से। यार दुनिया कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? जब वो लोग कर सकते हैं, बाकी टॉपर्स कर सकते हैं, हम में क्या कमी है? हम लोग भी तो कर सकते हैं, हम भी करेंगे। हैव दैट मच फेथ इन योरसेल्फ, लेट्स डू इट यार। एक बार टेस्ट चखते हैं सक्सेस का, एक बार टेस्ट लेते हैं, सक्सेस दिखती कैसी है, होती कैसी है, उसको एक बार टेस्ट तो करें हम लोग, तभी तो हम लोग ज्ञान बांट पाएंगे दूसरों को, नहीं तो फिर ज्ञान कैसे बांटेंगे? लोग फिर बोलेंगे यार तू तो बेवकूफ है, तुझे खुद ही नहीं पता तो हमको क्या बताएगा, है कि नहीं है? तो एक बार सक्सेस को टेस्ट करो गाइस, टेस्ट कर लो एक बार उसको। देखो मैं बोलता हूँ ये नशा है ऐसा, एक बार आप टॉपर आ जाओगे ना, ये नशा फिर जिंदगी भर रहेगा, आप उससे नीचे आना ही नहीं चाहोगे। इट्स लाइक अ नशा, ये नशा जैसा हो जाएगा अपने को। So follow these strategies and connect with me. और कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से कनेक्ट करो, मुझसे पूछो, मेरे से हेल्प लो। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू। मेरी टीम सारी रेडी है यहाँ पे हर बार आपकी हेल्प करने के लिए, हर सब्जेक्ट में हेल्प करने के लिए। यू गाइस कैन कनेक्ट विद मी एनी टाइम, एनी टाइम, एनी टाइम कनेक्ट कर लो। ये वेबिनार के नीचे नंबर लिखा हुआ, आप ये वाला नंबर है मेरा, आप मेरे से यहाँ पे डायरेक्टली बात कर सकते हो, टीम से बोल सकते हो सर से बात करा दो, हम सर से कनेक्ट करना चाहते हैं, कनेक्ट विद मी। और अगर आप ये फॉलो करोगे ना गाइस तो बिल्कुल राजा का बेटा ही अब राजा नहीं बनेगा, कोई भी राजा बन सकता है। वो टाइम गया, पुराना टाइम गया कि सिर्फ राजा का बेटा ही राजा बना करता था, या टॉपर, या जिनके घर में मतलब बहुत ही धुरंधर विद्वान या पढ़े लिखे लोग होते थे, सिर्फ उन्हीं के बच्चे टॉपर्स होते थे। अब वो टाइम गया, अब वो टाइम गया, आप भी टॉपर बन सकते हो। इवन यू हैव दैट पोटेंशियल टू ब्रिंग इट आउट। 95, 98, 99 मार्क्स आप भी लेके आ सकते हो किसी भी सब्जेक्ट में। आपके अंदर में भी सिर्फ आपको वो रामायण में याद है बजरंग बली को याद दिलाया गया था उनकी पावर, आप वो हो अभी। यू गाइस आर लाइक हनुमान, आपको आपकी पावर अभी याद दिलानी पड़ रही है। जैसे ही आपको अपनी पावर दिख जाएगी ना, आपको पता चलेगा यार नहीं, मैं हूं सब कुछ, मैं हूं सब कुछ, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू एनीथिंग। सो हैव दैट फेथ इन योरसेल्फ। राजा का बेटा अब राजा बिल्कुल नहीं बनने वाला है।
सो नेक्स्ट वेबिनार है गाइज, ये द रोड टू करियर्स इन इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। इसमें मैं आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में, मेडिकल कॉलेजेस के बारे में, मेडिकल फील्ड क्या होती है, इंजीनियरिंग की फील्ड क्या होती है, कितनी मुश्किलें आती है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या पेपर्स होते हैं, क्या क्या एग्जाम्स होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वेबिनार में। तो ये सेशन भी बहुत सारे बच्चों को काम आएगा। 10वीं के बच्चों को तो काम आएगा ही आएगा, 11वीं के बच्चों को भी काम आएगा, 12th क्लास के स्टूडेंट्स को काम आएगा, और इनफैक्ट जो छोटी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं जिनको अपना करियर देखने में समझ में आता है कि हाँ यार इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड क्या होती है, उनको भी ये सेशन बहुत काम आएगा, उनको भी ये सेशन काम आएगा। सो लास्ट में मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको एक गिफ्ट दूंगा, दैट गिफ्ट विल बी डिलीवर्ड टू योर मेल बॉक्स। व्हाट्सएप पे नहीं डिलीवर होगा वो गिफ्ट, दैट गिफ्ट विल बी डिलीवर्ड टू योर मेल बॉक्स। मेल में आपको टीम इस सेशन के बाद में आपको फॉर्मूला बुक भेज देगी, फॉर्मूला बुक, और उसका आप प्रिंट आउट निकाल के डायरेक्टली अपनी दीवार पे लगा सकते हो और अपनी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। और अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, अगर किसी के क्वेश्चंस है तो फिर लेट्स गो अहेड, पूछ लो क्वेश्चंस, पूछ लो मेरे से, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं चैट बॉक्स में, लेट मी जस्ट रीड वन बाय वन। यजत बोल रहा है सर आई डोंट हैव ट्यूशंस, उसके ट्यूशंस नहीं है। यजत बोलता है कि सर मेरे ट्यूशंस नहीं है, मैं सेल्फ स्टडी करता हूं, मैंने कोई ट्यूशंस लिया नहीं है, तो अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं पेपर राइटिंग की तो मेरे पेपर कौन चेक करेगा? यजत बेटा, यू कनेक्ट विद माय टीम एंड माय टीम विल गाइड यू थ्रू दैट, माय टीम विल गाइड यू थ्रू दैट, डोंट वरी, आप चिंता मत करो। अगर जिसका कोई नहीं होता उसके लिए हम हैं, करियर लॉन्चर वाले हैं हम लोग, हम रहेंगे। वाओ सर, यू आल्सो सी मनी हाइस्ट, यस ऑफ कोर्स money. Sir, what about those different books like R.D. Sharma's book, should we refer it or not? बेटा कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज एक्स्ट्रा नहीं होती है, वो इट इज अ डेप्थ नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज बोलते हैं उसको। तो आर डी शर्मा बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही जबरदस्त बुक है वो, अगर प्रैक्टिस करनी है वेरी गुड। बट बोर्ड एग्जाम के लिए अगर तैयारी करके जाना है ना आपको, तो यार कोई भी बच्चा, मैं गारंटी बोलता हूँ, अगर सिर्फ एनसीईआरटी की बुक पढ़ के जाएगा ना, वो 80-85 मार्क्स तो वो ऐसे ही ले आएगा। अब एक्स्ट्रा कुछ मार्क्स लाने के लिए तो एक्स्ट्रा चीजें करनी ही पड़ेंगी हम लोगों को, एंड दैट्स वेयर आर डी शर्मा कम्स इन, दैट्स वेयर आर डी शर्मा कम्स इन। तो आर डी शर्मा आपको वहां पे काम आ जाएगी। अच्छा, स्लाइड्स की पीपीटी, यस 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 राजा बेटा, मैंने आपको बता दिया है, कंपलसरी नहीं है कि आप पहले सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, सेक्शन सी, फिर सेक्शन डी करो, नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। यू कैन जंबल देम अप, बट प्लीज डोंट जंबल क्वेश्चंस, कि अगर मान लो सेक्शन डी कर रहे हो तो 34, 35, 36 ये सीक्वेंस से ही जाओ। ऐसा मत करो कि सेक्शन डी में पहले 34 कर लिया, फिर 36 कर रहे हो, फिर 35 पे आ रहे हो। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, वो मत करना, वो मत करना। ठीक है, ठीक है, यस, ऑल राइट गाइस, इसी नंबर पे कांटेक्ट कर लेना गाइस, इसी नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। यूट्यूब पे बेटा हम लोग अभी क्रैश कोर्स कर रहे हैं, अभी क्लास 10th वाला क्रैश कोर्स चल ही रहा है। सो ऑनलाइन जो भी वीडियोस बनते जाते हैं, हमारे जो भी क्लास के सेशंस है, वो हम लोग यूट्यूब पे डालते जाते हैं। सो हम लोगों को ही फॉलो करो आप, यूट्यूब पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सारी क्लासेस मिल जाएगी, और आपका अच्छा खासा रिविजन यहीं से हो जाएगा बेटा। प्रथम आपका अच्छा खासा रिविजन बेटा यहीं से हो जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। नेक्स्ट वेबिनार में मिलते हैं, और आप लोगों को ये मेल कर दिया जाएगा फॉर्मूला बुक। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू।